Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Narain, your IGKO, that's International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में, एक ऐसे टाइम पीरियड के बारे में जिसके बारे में आपने आई एम 100% श्योर अगर हिस्ट्री पढ़नी शुरू कर दी है तो आपको पता होगा। मतलब ये नाम आपके लिए बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल नया नहीं होगा, क्योंकि जब हम एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं या इतिहास की बात करते हैं तो भारत में इतिहास की शुरुआत ही IVC किससे होती है। IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन मानी जाती है, काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, ना सिर्फ आपके स्कूल लेवल पे या फिर IGKO के लेवल पे, पर अगर आप बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप बात करेंगे तो भी वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर कवर किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि भारत की सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है, और ना सिर्फ भारत की बल्कि ये पूरा स्थापित फैक्ट है। अभी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको स्थापित कर दिया है कि अगर आप गूगल करेंगे तो भले ही उसमें मेसोपोटामिया आए, लेकिन ये स्थापित फैक्ट है कि अगर आप आज की डेट में सबसे एडवांस्ड या मॉडर्न सभ्यता की बात करते हैं एंशिएंट टाइम्स की, या सबसे एडवांस्ड एंशिएंट सभ्यता की बात करते हैं तो वो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन ही थी। इसके साथ उसकी कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी जो कि मेसोपोटामिया की थी या चाइना की थी, इजिप्ट की थी। उसके साथ साथ 4 सभ्यताएं उस ज़माने में हुआ करती थी, एक मेसोपोटामिया, चाइना, इजिप्ट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उसमें भी कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है। मेसोपोटामिया को माना जाता है सबसे ज़्यादा प्राचीन, पर वो भी अपने आप में थोड़ा सा जिसको बोलते हैं डिबेटेबल है, क्योंकि काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि बेसिकली मेसोपोटामिया भी बाद में आया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन उससे भी पुरानी है। और दूसरी एक और जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जिस पे हम ये बात कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, जो आगे भी हम चर्चा कर सकते हैं, कि सारी सभ्यताएं जो थी ये रिवर वैली सभ्यताएं थी। मतलब क्या थी, अगर हिंदी में इसको बोलूँ तो क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये चारों ही जिनकी मैंने बात की, वो चारों ही सभ्यताएं रिवर वैली सिविलाइजेशंस थी। चाहे मेसोपोटामिया की बात कर लीजिए, चाइना की बात कर लीजिए, इजिप्ट की बात कर लीजिए। इजिप्ट में आपको मालूम है नाइल रिवर थी, हुआंग-हो रिवर थी चाइना में। फिर अगर आप बात कर लीजिए टिग्रिस की या यूफ्रेट्स की, या हमारे अगर बात कर लीजिए इंडस की, ठीक है। तो सारी की सारी जो सभ्यताएं थी वो कहाँ पे थी, नदियों के आसपास बसी हुई थी। हमारे यहाँ जब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो अगर मैं अभी आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कवर करता है इंडिया का, जो कि उस टाइम पे अफगानिस्तान भी था, उस टाइम पे पाकिस्तान भी था। तो उसमें पूरी सप्त सिंधु सभ्यता कहलाती है, क्योंकि 7 नदियों का वहाँ पे जो आप कह सकते हैं क्षेत्र था वो, ठीक है। तो ये बात अपन पढ़ने वाले हैं, ये आपको पूरी इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आ गई है हिस्ट्री की। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे बड़ी बात, कि जब आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जब अपन पढ़ाई करते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में, तो आपको कोई भी पैकेज नहीं लेना, राइट। आपको फ्री एजुकेशन मिलती है, घर पे बैठे बैठे मिलती है, आपको कोई पैकेज सब्सक्राइब नहीं करना, कोई चीज़ आपको कुछ नहीं लेनी। इट इज़ जस्ट दैट यू हैव टू स्टडी एंड यू हैव टू स्टडी वेल। ये हमारा अकेला फोकस है। अब IGKO में आपको ये लग रहा होगा कि हमारे सिलेबस में तो अभी ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, लेकिन IGKO में इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बात करते हैं एग्जामिनेशन की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और वो कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतनी ही चीज़ें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैदिक लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ चीज़ें जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्योंकि क्या होगा कि हिस्ट्री पढ़ने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। हिस्ट्री को ना, अगर आप कई बार मैंने स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है कि हिस्ट्री समझ में नहीं आती और इतिहास पढ़ते नहीं बनता, और हिस्ट्री में तो डेट्स इतनी कंफ्यूजिंग होती हैं और पता नहीं किस उसमें क्या हो रहा था, किस डायनेस्टी में क्या बात हो रही थी, नहीं पढ़ते बनता, राइट। तो क्या तरीका है हिस्ट्री पढ़ने का, आप लोग क्या करते हैं एक्चुअली, आप बीच बीच में से उठा के टॉपिक पढ़ते हैं। अब बीच बीच में से उठा के टॉपिक पढ़ोगे तो नहीं आएगा समझ में। तो हिस्ट्री पढ़ने का बहुत सही और एकमात्र तरीका यह है कि उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो। हिस्ट्री का मतलब ही वही होता है। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रिटन इवेंट्स जो होते हैं उनका रिटन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है, बेसिकली उनको हम बोलते हैं इतिहास, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री, राइट। तो अगर आप कहीं कहीं से बीच बीच में से उठा के पढ़ोगे, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि आप कभी बैठिएगा अपनी नानी दादी के साथ और अपनी फैमिली हिस्ट्री डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। वो आपको बताएंगे कि पापा बचपन में थे तो ऐसा करते थे, दादाजी जो थे तुम्हारे वो यहाँ के रहने वाले थे, उनके जो फादर थे वो पता चला कि कश्मीर से आए थे या पाकिस्तान से आए थे, या भारत का जब डिवीजन हुआ तब वो इस क्षेत्र से आए थे। इस तरह की अगर कुछ बात हुई, या दादाजी के भी पिताजी जो थे वो ऐसे थे, राइट। अब ये जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताएंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, स्टोरी के तौर पर, कि हमारा जो परिवार है वो यहाँ का रहने वाला था, फिर हम यहाँ से ऐसा हुए,
ऐसे हालात हुए, फिर यहाँ पे हम दादाजी की नौकरी थी, पर दादाजी की नौकरी थी तो हम वहाँ पर आए, हम यहाँ आके सेटल हुए, फिर यहाँ पे तुम्हारे दादाजी का जन्म हुआ, फिर उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो यहाँ से की, फिर पापा आए, फिर तुम आए, इस तरह से, राइट। अब उसमें अगर वो तुम्हारा पढ़ाते पढ़ाते वो परदादा पे पहुँच जाए, फिर पता चला वो पिताजी पे आ जाए तुम्हारे, फिर पता चला वो चाचा जी पे चले जाएँ, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि क्या बात क्या हो रही है। एक आपका होगा ना भैया सीक्वेंस में बताओ तो समझ में आए कोई बात, तो वही वाली चीज़ है, सीक्वेंस में समझोगे तो हिस्ट्री समझ में आएगी, ठीक है। इसलिए अपन बात कर रहे हैं, अभी शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और हड़प्पन सिविलाइजेशन में मैं आप सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अगर प्रोमिनेंट जो शहर है, जो प्रोमिनेंट शहर निकल के आता है, जो सबसे बड़ा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं पता चली और आगे जाके इसके बारे में एक्सकेवेशन बढ़े और लोगों ने इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की और दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ने पढ़ाई की, तो वो क्या था, वो सबसे पहला शहर जो था वो हड़प्पा था, ठीक है। तो उसी के ऊपर इसका नाम पड़ गया हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों, वो तो मैंने आपको बता ही दिया रीज़न, कि इंडस जो नदी थी उसके आसपास में ये सभ्यता जो थी वो विकसित हुई, इस वजह से इसको बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। या हिंदू, या अगर आप हिंदुस्तानी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप, सिंधु नदी की सभ्यता, या सिंधु घाटी की सभ्यता, या सिंधु खाड़ी की सभ्यता भी बोली जाती है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें हो गई। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो अर्लीस्ट नोन अर्बन कल्चर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। मैं आपको ये बता दूं, अर्बन कल्चर से हमारा क्या मतलब है कि प्रिमिटिव नहीं है सोसाइटी, है ना, बहुत आगे की है, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, ये हमारा मतलब है, ठीक है। अब ये अगर हम डेट्स की बात करते हैं, न्यूक्लियर डेट्स ऑफ द सिविलाइजेशन अगर हम बात करते हैं, तो आप तकरीबन मान लीजिए कि 2500 से 1700 BCE माना जाता है तकरीबन, है ना। तो ये न्यूलिथिक एज का अगर आप टाइम बात करते हैं, जब हमने एजेस की हम बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में जब हम बात करते हैं, BC की जब हम बात करते हैं, बिफोर क्राइस्ट की जब हम बात करते हैं, तो एक चीज़ आपको समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप मान लेते हैं, इसको बिफोर क्राइस्ट मान लेते हैं, यहाँ पे AD मान लेंगे आप इसको, या इसको आप क्या मानेंगे, आप इसको न्यू एरा मान लेते हैं, और यहाँ पे आप इसको BC मानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, BC हमेशा क्या होता है, उल्टा चलता है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 2500 है तो 2500 यहाँ पे आएगा और 1700 यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे माना जाता है। यहाँ पे अपन चलेंगे तो कैसे चलेंगे अपन, यहाँ पे जैसे 1900 यहाँ पे आएगा, फिर ये नॉर्मली चलेगा, 2000 यहाँ पे आएगा, फिर 2000 जो है आगे का 2020 जो है वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल आगे के सीक्वेंशियल ऑर्डर में चलता है, और ये कैसे चलता है, ये उल्टा चलता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है, यहाँ पे जब बात हो रही है तो 2500 से 1700 BCE का जो माना जाता है, इसको क्षेत्र माना को टाइम पीरियड इसका माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको BC में अगर आप बात करेंगे, BC एरा में, तो हमेशा आपको उल्टी गिनती पता चलती है। और ये कहाँ से, अगर आप पेलियोलिथिक एज बात करते हैं, या अगर आप बात करते हैं कैसे, अगर हिस्ट्री की हम स्टार्टिंग करते हैं तो पेलियोलिथिक एज है, फिर उसमें भी अपर और लोअर पेलियोलिथिक एज है, फिर नियोलिथिक एज है, फिर चाल्कोलिथिक एज है, तो वो सारा आपको ऐसे ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। मतलब ज्यादा से कम पे आता है, और ये जाहिर सी बात है कम से ज्यादा पे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर लो। 1700 से 2500 का एरा नहीं कहलाएगा, 2500 से 1700 का एरा कहलाएगा, ठीक है। नाउ अब इनसे बात कर लेते हैं, ये सदर्न साइट्स में हैव लास्टेड लेटर इनटू सेकेंड मिलेनियम BCE, मतलब बाकी जो लेटर साइट्स हैं वो आप सेकेंड मिलेनियम BCE तक भी कंटिन्यू की हैं। अब जो कि मैंने बताया कि इट इज़ अमंग द वर्ल्ड 3 अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन, इंडस, मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, ये तो आपको पता चल गया। और ये तीनों ही क्या थी, रिवर वैली थी, इंक्लूडिंग इंडस वैली, रिवर वैली सभ्यताएं थी, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता चल रही है कि रिवर वैली थी। और इसमें एक और चीज़ बहुत मज़ेदार है, वो ये है कि ये तीनों सभ्यताएं, चारों सभ्यताएं जब साथ में डेवलप हो रही थी, फल फूल रही थी, तो ऐसा नहीं था, वहाँ पे कोई मैप नहीं था, है ना, कोई जोग्राफिकल मैप नहीं था, कोई जोग्राफिकल डायमेंशन नहीं था, कोई उनको नक्शा बना के देने वाला नहीं था। लेकिन तब भी इतने सालों पहले भी अगर आप बात करते हैं तो ये अवेयर थी एक दूसरे के प्रेजेंस से। मतलब आज मान लीजिए तकरीबन 4000 साढ़े 4000 साल पहले भी आज के समय से वो ना सिर्फ एक साथ कंटेम्प्रेरी सभ्यताएं थी जो एक साथ विकसित हो रही थी, डेवलप हो रही थी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, पर वो इतनी डेवलप्ड सभ्यताएं थी कि दे वर अवेयर अबाउट ईच अदर्स प्रेजेंस। उनको मालूम था कि दुनिया में एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इजिप्शियन लोगों को इसका पता था, इजिप्शियन लोगों को ये मालूम था कि चाइना है, चाइनीज को मालूम था इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी इनके होने का पता था। और ये ना सिर्फ ये लोग एक दूसरे की प्रेजेंस से अवेयर थे, बट मोस्ट इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये उस टाइम पे आज से 4,500 साल पहले, जब कोई एक नक्शा नहीं था, कोई मैप नहीं था, कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन की लोगों में ज़्यादा समझ नहीं थी जो हम आज की डेट पे सोचते हैं, हमें लगता है कि नहीं होगी, बहुत ही पुरानी, बहुत ही जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी रही होगी। उस टाइम पे ये लोग एक दूसरे के साथ व्यवसाय कर रहे थे, फॉरेन ट्रेड भी कर रहे थे, और ट्रेडिंग का ऑब्वियसली जो जाहिर एक तरीका था वो क्या था, वाइल थ्रू दी ओशंस, है ना, समुद्री रास्ते से आप कर रहे थे। रोड वगैरह तो बनी नहीं थी उस टाइम पे, या कम से कम इतना कनेक्शन तो आपके लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो भी होता था वो किससे होता था, बहुत लंबे टाइम तक फिर किससे हुआ, वो होता था समुद्र के रास्ते, है ना, जो भी होता था कार्गो शिपिंग होती थी। और उस जमाने में भी वो एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे थे, उनके ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स थे। ये बातें हमें आगे जाके इसमें प्रूफ मिलता है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार है, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। मतलब जब मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था तब सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई थी कि यार ये लोग कितने एडवांस थे, मतलब कितना इनको नॉलेज था, कितने ये एडवांस थे, कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि इनको आइडिया था कि इनको कैसे बिल्डअप करना है चीजें, राइट। और इनके बारे में जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यू विल बी सो इम्प्रेस्ड कि आपको ऐसा लगेगा कि यार इतने सालों में 4,500 साल पहले वो जो काम कर रहे थे, सोच रहे थे, बना रहे थे, हम इतने सालों में 21वीं सदी में आकर हम क्या कर रहे हैं, है ना। मतलब ऐसा लगेगा आपको कि हमने तो कोई तरक्की की नहीं, हम क्या बोलते हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली और हमने ऐसा कर लिया और हमने वैसा कर लिया, और पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पुराने टाइम पे वो हमसे कई गुना आगे थे, राइट। तो ये आपको समझ में आएगा, इस वजह से भी इसको पढ़ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, आप मान सकते हैं कि इसमें तकरीबन अपन जो मान के चल रहे हैं कि वो 3300 से 1300 BCE में आप मान सकते हैं कि वहाँ पे अर्ली ईयर्स उसके शुरुआती दिन थे। उसके बाद जब आप बात करते हैं मैच्योर पीरियड, मैच्योर पीरियड क्या होता है, मतलब कोई चीज़ जैसे ये बचपन का पीरियड था, ये जवानी का पीरियड है ना, मतलब बिल्कुल जिसको आप कहते हैं कि यू आर एट द फुल ग्लोरी, आप बिल्कुल ग्लोरी वाले टाइम पे हैं अपने, या पूरे जिसको आप उर्दू में कहते हैं बिल्कुल शबाब पे हैं आप अपने, है ना। तो ये वो वाला पीरियड था जब ये बिल्कुल शबाब पे थी सिविलाइजेशन, है ना, बिल्कुल अपनी यूथ पे, द ग्लोरी ऑफ द यूथ जो था उस वाले फेज में थी, ठीक है। अब एरिया ऑफ सिविलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे एक्सटेंड करता है, ये इंडस रिवर जिसको हम आज की डेट में नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान समझते हैं, पाकिस्तान समझते हैं, या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का फ्रंटियर समझते हैं, जिसमें सप्त सिंधु रीजन, जैसा मैंने कहा कि 7 रीजन्स का एमैल्गमेशन उस रीजन में है, इसलिए उसको सप्त सिंधु रीजन कहा जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी नदियों हैं और नदियों के आसपास ही सभ्यताएं बसी हुई हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े शहर भी अगर आप देखेंगे इस रीजन के, तो सारी नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं, रावी है, सतलज है, चिनाब है, इंडस है, तो ये सारी जो नदियां हैं वहां पे संगठित थी और वहीं पे पूरी पूरी सभ्यता जो है बसी हुई है, ठीक है। अब हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो की हम बात करते हैं तो यहाँ पे अपन इनका इतिहास भी पढ़ेंगे कि कैसे पता चला, किसने ढूंढा, क्या हुआ। ये सबसे पहली ग्रेटेस्ट सिटीज मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इनके बारे में आपने सुना होगा। मोहनजोदाड़ो पे तो बहुत बढ़िया मूवी भी बनी है यार, वो ऋतिक रोशन वाली मूवी है, वो देखी होगी, हालांकि बेचारी उतनी चल नहीं पाई वो मूवी, लेकिन उसमें खैर कुछ और भी दिक्कतें थी, लेकिन हाँ वो मूवी जो है मोहनजोदाड़ो आपने देखी है अगर, तो आपको बहुत कुछ उसकी सभ्यता के बारे में पता चलता है। हालांकि बहुत सही चित्रण नहीं किया है उन्होंने उस मूवी में, लेकिन फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नॉलेज जो है आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो थे वो सबसे पहले या सबसे ग्रेटेस्ट सिटीज़ मानी जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। और ये कब इमर्ज हुई, ये हुई 2600 BCE के आसपास का इनका एरिया माना जाता है, और एरिया जो है वो आपको मालूम है इंडस रिवर वैली के आसपास का माना जाता है, सिंध और पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान के, ठीक है। मतलब इसके अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये मॉन्टगोमरी में है आज की डेट में, जो मॉन्टगोमरी वहाँ का जो आज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पाया जाता है पाकिस्तान में, ठीक है, मॉन्टगोमरी में पाया जाता है ये। और इसको अगर आप बात करते हैं मोहनजोदाड़ो को, तो ये भी पाकिस्तान में ही है, और ये पाया जाता है आज की डेट का अगर आप बात करते हैं तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये लरकाना डिस्ट्रिक्ट में आता है पाकिस्तान के, फाइन। और इसमें अगर हम बात करते हैं, ये दोनों ही पंजाब और सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान के, और जिनकी डिस्कवरी और एक्सकवेशन जो हुआ वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैं आपको बताती हूँ 19th और 20th सेंचुरी में हुई। और इससे हमें सबसे बड़ी बात जो है, हमें अपने एंशंट रीजन की, हमें अपनी एंशंट लाइफ के बारे में, एंशंट सभ्यताओं के बारे में बहुत कुछ जानने को, समझने को मिला, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अब स्टार्टिंग सबसे पहले अपन बात करते हैं तो हुआ क्या था। सबसे पहले इसके बारे में जिसने बात की उनका नाम था, जिस व्यक्ति ने इनके बारे में माउंट्स के बारे में बात की उनका नाम था
व्हीलर साहब की अगर हम बात करते हैं तो अभी की बात आ गई अपनी, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे पे आ गए अपन। पहले इतिहास के समझते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अगर मैं बात करूं बहुत ही इनिशियल फेज में, तो आप मान लीजिए तकरीबन 1826-27 का टाइम समझ लीजिए, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेसन करके, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में, इसके माउंट्स के बारे में बात की, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको मालूम है ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में आ गए थे। ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए? ब्रिटिशर्स आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी का बहाना बना के आए, मतलब वो आए थे व्यापार करने, बाद में उन्होंने अपने डिप्लोमेटिक अपने जो उससे अपनी जो उनकी जो आदत थी, जिस तरह के उनका नेचर है, उनका व्यवहार था, उन्होंने पूरे का पूरा छल कपट करके उन्होंने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया, ठीक है। और आपको मालूम है कि कंपनी राज रहा हमारे यहाँ कितने समय तक, फिर क्राउन का राज रहा हमारे यहाँ, मतलब 200 साल तक हम उनके अधीन रहे, ये आपको मालूम है, ठीक है। अब उस टाइम पे क्या होता था, ये पूरी तरह इंडिया जो था, बहुत इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें देख के आए थे हमारे पास, है ना। ये हमारे पास बहुत सारा खजाना था, सोने की चिड़िया कहलाती थी इंडिया, बहुत हमारे पास चीज़ें थी। मतलब कहा जाता है एक टाइम पे कि ब्रिटिशर्स के पास मतलब पूरे के पूरे जो शिप्स हैं वो पूरे सोने और चांदी से लदे हुए भारत से जाते थे, ठीक है। इस तरह के हालात थे। अब ये इंडिया में क्योंकि अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे और ये इतना अपने आप को बढ़ाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर जो था वो चालू हो गया था, है ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो हो गया था, आपको मालूम है 1800 के टाइम तक। तो वहाँ पे इनको बढ़ाना था, इनको अपने उद्योग लगाने थे, सेटअप करने थे। तो इनको क्या करना था, इन्होंने कहा कि इनको रेलवे की ज़रूरत पड़ी, रेलवे स्थापित किया। आज की डेट में मैं कई लोगों को सुनती हूँ जो हमें कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दिया, तो कहते हैं भाई ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवे दी। अरे रेलवे उन्होंने भारतीयों को नहीं दी थी, रेलवे उन्होंने अपने लिए बनाई थी, ठीक है। रेलवे उन्होंने अपने लिए बनाई थी। जो पढ़ाई का जो सिस्टम उन्होंने बनाया है वो बेसिकली देखा जाए तो भारतीयों को वो क्लर्क बनाना चाहते थे, ठीक है। हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले से स्थापित था, ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दिया है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, रेलवे भी उन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाई थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई थी। तो ये बात जब लोग कहते हैं ना कि भाई ब्रिटिशर्स नहीं होते तो भारत तो कहीं पहुंच ही नहीं पाता, भारत में तो और ज़्यादा कितने साल लगते भारत को आने में, तो भाई भारत बहुत एडवांस था, भारत के पास सब कुछ था, इसलिए वो आए थे हमारे पास। हम नहीं गए थे उनके साथ ट्रेड करने, वो आए थे हमारे पास। या वो क्या, बाकी भी जितने लोग हमारे पास आए हैं, जितने अगर आप देखेंगे फॉरेन इन्वेजन इंडिया में हुए हैं, चाहे वो पर्शियन इन्वेजन से लेके आप बात कर लीजिए मैसेडोनियन तक, ग्रीक इन्वेजन से लेके, हुन के इन्वेजन से लेके, शक्स के, पार्थियंस के, किसी के भी आप इन्वेजन उठा के देख लीजिए, वो हमारे पास आए हैं। हमारा 10,000 सालों में हमारा इतिहास नहीं रहा कि हमने किसी पे इन्वेट किया, ठीक है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके साथ आपको एक तरह से बैकग्राउंड स्टडी हो जाएगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, खैर वो रेलवे लाइन चाहिए थी उनको, रेलवे लाइन बिछानी थी। अब रेलवे लाइन उनको कहाँ बिछानी थी, उन्होंने डिसाइड किया कि उनको पाकिस्तान का जो एरिया है, मतलब उस टाइम पे तो पाकिस्तान इंडिया सेम होता था ना, तो उस टाइम पे उन्होंने एक रेलवे लाइन सोची कि हम बिछाएंगे कराची से लाहौर के बीच में, ठीक है। अब वो कराची से लाहौर के बीच में उनको रेलवे लाइन बिछानी थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो एक रेलवे लाइन के पास काम कर रहे थे। अब वहाँ के जो भी ज़माने में जो इंजीनियर्स वगैरह थे उस पर काम कर रहे थे। अब इनको क्या होता था, बहुत महंगा पड़ता था उठा के ट्रांसपोर्ट करना कोई भी चीज़। तो किसी एक आदमी की नज़र पड़ी होगी या किसी ने देखा होगा कि वहाँ पे आपको क्या दिखा, एक पुरानी सी टूटी फूटी बिल्डिंग दिखी, माउंट्स दिखे जिसमें बहुत सारी ब्रिक्स थी, ठीक है। अब ब्रिक्स दिखी इनको, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने जाके देखा, वहाँ पे इंजीनियर्स जो थे उन्होंने स्टडी किया, मतलब जो लेबर वगैरह थे उनके किसी की नज़र पड़ी, फिर वो इंजीनियर्स ने जाके देखा तो उन्होंने देखा कि तो बहुत बढ़िया क्वालिटी की ब्रिक्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं, बहुत मजबूत दिख रही हैं। तो उनको लगा कि काम करते हैं कि इतनी दूर से अपन लेके आएंगे रॉ मटीरियल, उसकी जगह अपन यही ब्रिक्स जो है इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी रेलवे ट्रैक के लिए, ठीक है। तो उन्होंने वो ब्रिक्स उठाई और उन्होंने वो रेलवे ट्रैक बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि उन्होंने अच्छी खासी जो बिल्डिंग्स थी, जो माउंट्स मिले थे, जो चीज़ें मिली थी, उसमें से उन्होंने ब्रिक्स निकाल के अपना कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। तो बाद में ये हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारा बड़े स्केल पे इन्होंने उस चीज़ को वो कर दिया, मतलब बड़े स्केल पे काफ़ी इन्होंने अपना वो जो ब्रिक्स वगैरह के, ताकि इनको मेहनत ना करनी पड़े, इन्होंने ब्रिक्स के बिछाना वहाँ पे चालू कर दिया। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे सबसे बड़ी बात कि नज़र गई लोगों की, आपको पता चला कि भाई वहाँ पे इस तरह का कुछ हो रहा है ना। अब पहले, उससे पहले किसी को भी बहुत सारा आइडिया नहीं था। वहाँ पे आपको पता चला कि इस तरह की कुछ ब्रिक्स निकली हैं, काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ से जो चीज़ है वो नज़र में आई किसके, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं सर मॉर्टिमर व्हीलर की। मॉर्टिमर व्हीलर कौन थे, ये डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल विभाग के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे ये, और इसमें 1944 से 1947 के टाइम पे, मतलब इंडिया की आज़ादी से जस्ट पहले की बात है, ठीक है। अब इनके रिसर्च पे, जब इन्होंने पूरा रिसर्च वर्क किया इस पर, तो उनके रिसर्च में ये बात फोकस हुई, मतलब ये पहले अगर आप एक्सकेवेशन वगैरह की बात करते हैं तो ये तो पहले हो गई थी 1922 में, जब मैंने आपको बताया ना कि वो जब ये सबसे बड़ी बात जब हुई कि वो जब वो लाइन
डल रही थी, रेलवे लाइन डल रही थी, तब नज़र में तो ये आ गया था। उसके बाद एक्सकेवेशन जो है वो भी हुआ, जॉन मार्शल करके आए, उन्होंने फिर एक्सकेवेशन वगैरह बोला, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि किसने किया, कैसे हुआ, वो सब बात करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन्होंने क्या किया, ये इनकी जो रिसर्च थी, इन्होंने बोला कि वो फोकस हुई कहाँ पे, ओरिजिन पे और डेवलपमेंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन के। मतलब अगर आप बात करते हैं आधिकारिक तौर पे तो 1926 में, तकरीबन 1926-24 में ये बात स्थापित हो गई थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मिल गई है और बहुत एडवांस सभ्यता है, ये बात भी पूरी तरह स्थापित हो गई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको एक अलग लेवल पे इन्होंने उसको स्टडी को ले गए और जहाँ पे बाकी दुनिया भर के जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस पर फोकस किया, ठीक है। इनके वर्क ने प्रोवाइड किया, बेसिकली क्या काम किया इनके वर्क ने, हिस्टोरियंस को एक तरह का डेटा प्रोवाइड किया, आर्कियोलॉजिस्ट को, जिसने किया, रिकॉग्नाइज किया उन्होंने अप्रोक्सीमेट डेट कब की थी, कब सिविलाइजेशन की फाउंडेशन लगी थी, पड़ी थी, कब से वो चालू हुई, किस तरह की वो सभ्यता थी। और सबसे ज़्यादा फोकस जो था इनका प्राइमरीली अगर हम देखते हैं तो ये हुआ कि इनमें फिजिकल एविडेंस जो है हड़प्पन साइट के, वो इन्होंने ना सिर्फ फिजिकल एविडेंस हड़प्पन साइट के इन्होंने बाकी दुनिया को बताए, लेकिन इन्होंने एक बहुत इनकी एक थ्योरी आई जिसने ये स्टैब्लिश किया कि ट्रेड कॉन्टैक्ट जो थे इजिप्ट से और मेसोपोटामिया से, ये इन्होंने उसको पूरी तरह से स्थापित कर दिया कि ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थापित हुई थी, बहुत पुरानी सभ्यता थी, बल्कि वो ट्रेड रिलेशन में भी थी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे जो 3 सभ्यताएं थी उनके साथ, ठीक है। तो ये जो था इसमें इनका रोल बहुत क्लियर होता है, बहुत बड़ा रोल सामने आता है मॉर्टिमर व्हीलर का। अब इसमें नेक्स्ट जब मैं बात करती हूँ, एक लापिस लज्यूली आप सुन लीजिए। लापिस लज्यूली अगर आप बात करेंगे तो ये बात नाम जो है बार बार आता है, काफ़ी जगह पे लिया जाता है। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है इस पर गूफ अप करते हुए, मतलब लापिस लज्यूली कई बार पूछा गया, व्हाट इज़ लापिस लज्यूली कई बार पूछा गया तो लोगों ने इस पर लिख दिया, किसी ने लिख दिया कोई ब्रिटिशर का नाम है, किसी ने लिख दिया कि कोई जगह थी शायद जो मिली थी, किसी ने कुछ और फंडा दे दिया उसका, ठीक है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लापिस लज्यूली बेसिकली एक सेमी प्रेशियस स्टोन था, या सेमी प्रेशियस स्टोन था, ठीक है, जो कि माना जाता है जब इसके ऊपर स्टडी की गई, इसका जो लोग थे जिन्होंने इसको जांच पड़ताल की इसके ऊपर, जैसे आज की डेट में सुनार होते हैं या आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो जानकार होते हैं पत्थर के, उन्होंने जब इसके ऊपर स्टडी की तो उन्होंने कहा, एक बात उन्होंने मान ली कि बहुत बहुत पॉपुलर कल्चर, बहुत पॉपुलर हुआ करता था ये पत्थर उस ज़माने में, दोनों ही कल्चर्स में, मेसोपोटामिया में भी, इंडिया में भी। लेकिन ये बात सामने आई कि अगर ये बहुत पॉपुलर था, लेकिन ये बात समझ में आई कि इसका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया से है, ठीक है। मतलब उसका जो पूरी बनावट थी या जिस तरह की उसका कॉम्पोजिशन था उस पत्थर का, ये समझ में आया कि ये कहाँ से आता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, भारत से है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पत्थर जो था ये एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था शुरुआत में कि कहाँ से है, जब तक इसके ऊपर पूरी स्टडी हो रही थी, लेकिन ये पल्ले नहीं पड़ पा रहा था कि यार ये है तो कहीं ना कहीं नदियों की किसी सभ्यता से है या सिविलाइजेशन के आसपास है, लेकिन भारत से है, ये समझ में आ गया था। लेकिन जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह डिस्कवर नहीं हुई तब तक एग्जैक्ट ओरिजिन इसका लापिस लज्यूली का समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। और ये जब समझ में आया कि ये डिस्कवर हो गया तो ये जो लिंक है ना, जो पूरे तार है वो आपस में जुड़ गए कि ये मिला था इनको कहीं बाहर, ठीक है। अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये बाहर पहुंचा कैसे, ये तो है तो इंडियन ओरिजिन का और है भी बहुत प्रिमिटिव, तो बाहर तो कोई मतलब नहीं है इसका आने का, आया तो मतलब किसी तो सोर्स से आया होगा, किसी जरिए तो आया होगा। तो ये जो जरिया उन्होंने फाइंड आउट किया, इससे आपको पता चलता है कि इसमें ये कहाँ से था, ये तार कहाँ जाके जुड़े ट्रेड से, जो कि पुराने ज़माने में जो एंशिएंट ट्रेड चल रहा था उससे जाके तार जुड़े, और आपको पता चला कि ये लोग जो थे ये ना सिर्फ एक साथ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में साथ में रहते थे या साथ में डेवलप हुए, बल्कि ये एक दूसरे के साथ ट्रेड रिलेशन भी रखते थे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और बाद में जब ये क्या हुआ कि बाद में जब ये फॉल हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरी की पूरी सभ्यता जब नष्ट हो गई, विलुप्त हो गई, तो उसके बाद फिर इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ गई, ये वाली बात भी आई सामने, ठीक है। और फिर इसको बाद में इंपोर्ट करने लगे, जो हम पहले एक्सपोर्ट करते थे बाद में हमें इंपोर्ट करना पड़ा। अब 5 फेजेस हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सवाल अक्सर बनते हैं। पहली बात होती है प्री हड़प्पन। प्री हड़प्पन मतलब जैसे मैंने कहा कि शुरुआती दौर, ठीक है, शुरुआती दौर। अब इसमें ये जो सीसी लिखा हुआ है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि सीसी का मतलब होता है सिरका। सिरका मतलब क्या, आसपास की डेट, है ना। सिरका हम बोलते हैं जब हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती, लेकिन हम आसपास की डेट को समझाना चाहते हैं तो हम बोलते हैं सिरका, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो नियोलिथिक पीरियड आप मान लीजिए ये तकरीबन माना जाता है 7000 BC से लेके तकरीबन 3000 BC तक का, ठीक है।
नियोलिथिक एज कहलाती है ये, ठीक है। अब इसमें अगर अपन बात करते हैं तो एग्जाम्प्लीफाई करता है नियोलिथिक एज को आप समझ सकते हैं। और इसमें मेहरगढ़ करके एक जगह थी, ठीक है, मेहरगढ़ करके एक जगह थी जो कि नियोलिथिक साइट मानी जाती है। और इसमें एविडेंस मिलते हैं किसके, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के, एंड प्रोडक्शन ऑफ टूल्स एंड सिरेमिक्स के, ठीक है। तो ये बोला जाता है प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब अपन आ जाते हैं अर्ली हड़प्पन पे। अर्ली हड़प्पन कब हुआ, ये हुआ 5500 से लेके 2800 BCE तक, ठीक है, 2800 BCE तक। अब इसमें यह हुआ कि इस टाइम पे ट्रेड जो था वो ये माना जाता है, ये लापिस लजुली वाला फंडा और बाकी सारी चीज़ें अपन देख लें तो इस टाइम पे ये माना जाता है अर्ली हड़प्पन में कि ट्रेड जो है वो एस्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पे इजिप्ट के साथ, मेसोपोटामिया के साथ और चाइना के साथ भी, अब चाइना के साथ बहुत क्लियर एविडेंस हमको नहीं मिलते हैं, लेकिन अंदाजन ये है कि चाइना के साथ भी स्थापित हो चुका था, ठीक है। अब आपको क्या पता चलता है कि इस टाइम पे आपको ये पता चलता है कि पोर्ट्स, डॉक्स और वेयर हाउसेस जो है वो बनने लगे थे कहाँ पे, वाटरवेज के आसपास, ठीक है। पानी के जो स्रोत थे, चाहे वो नदियाँ थी, चाहे वो कैनाल्स थे, जो भी कैनाल्स वगैरह वो बिल्टअप होना, कैनाल्स मतलब प्रॉपर कैनाल्स तो नहीं बिल्टअप हुए थे, लेकिन उन्होंने एक तरह से ये पूरा रास्ता वगैरह जो है निकाल लिया था, ठीक है। अब कम्युनिटीज़ जो थी वो स्मॉल विलेजेस में जो रहती थी और आसपास जो भी वाटरवेज थे उनके आसपास लोग जो थे वो सेटल होने लग गए थे। और वहाँ पे इन्होंने जो भी इनको चीज़ जो आयात निर्यात करनी होती थी उसके लिए इन्होंने वेयर हाउस वगैरह की स्थापना जो है इस टाइम पे कर ली थी, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज। नाउ नेक्स्ट में अपन जाते हैं, फिर ये जैसे मैंने कहा था ये मैच्योर हड़प्पन माना जाता है, या फिर जिसको आप कहते हैं कि बिल्कुल यूथ का फेस माना जाता है, जब सबसे ज़्यादा उफान पे था, सबसे ज़्यादा बाउंस कर रहा था, ठीक है। उस टाइम पे अगर आप बात करते हैं तो उस टाइम पे ग्रेट सिटीज़ बनी, वाइड स्प्रेड अर्बनाइजेशन हुआ, ठीक है। मतलब इस टाइम पे अगर आप बात करते हैं तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों ही बहुत फ्लरिशिंग स्टेट में थे, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करें 2600 BCE तक बाकी जो शहर थे वो भी बाहर आने लग गए थे, पता चलने लगा था, जिसमें गनेरी वाला, लोथल अपने डॉक्स के लिए बहुत फेमस है, ढोलावीरा, बेल्ट जो थे वो ऑलरेडी हो चुके थे, ठीक है। अब ये मॉडल्स जो थे आपको और भी चीज़ें समझ में आने लग गई थी, डेवलपमेंट जो था वो लैंड का कंटिन्यू हो रहा था, कंस्ट्रक्शंस हो रहे थे, बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ सिटीज़ का कंस्ट्रक्शन हुए और तकरीबन 1000 से ज़्यादा सिटीज़ जो थी इस टाइम तक देयर आर ओवर, और जो कि इस टाइम तक ऑलमोस्ट बन चुकी थी। और हमें बाद में जाके जब एक्सकवेशन हुआ तो इतनी ही सिटीज़ या इससे ज़्यादा सिटीज़ हमको पता चली, ठीक है। तो मतलब ये मेजर बूम का टाइम था हड़प्पन सिविलाइजेशन के, हर लेवल पे सिविलाइजेशन जो था बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, आबादी तकरीबन इसकी बढ़ती जा रही थी, लोगों का सेटलमेंट बढ़ता जा रहा था, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा था, आपके जो वेज ऑफ अर्निंग्स थी वो बढ़ती जा रही थी, हर तरह से आप हर तरह से डेवलपमेंट के फेज पे थे, ठीक है। अब लेटर हड़प्पन पीरियड जो होता है वो देखिए, किसी भी सिविलाइजेशन में, किसी भी सभ्यता का अगर आप देखें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होती है, पिरामिड अगर आप समझते हैं तो पिरामिड की शेप में चलता है, ठीक है। ये अगर आप मानते हैं तो ये आप मान लीजिए प्री हड़प्पन, ठीक है, ये आप मान लीजिए अर्ली हड़प्पन, ठीक है, ये आप मान लीजिए मैच्योर हड़प्पन, ये आप मान लीजिए क्या लेट हड़प्पन, और ये है बिल्कुल आखिरी, ये बिल्कुल आप मान लीजिए एंड ऑफ हड़प्पा, ठीक है। तो ये हड़प्पा के उसमें नहीं, मतलब ये किसी में भी अगर आप देखेंगे लाइफ साइकिल, आप किसी भी डायनेस्टी की देखेंगे, किसी भी रॉयल्टी की देखेंगे, किसी भी चीज़ की आप देखेंगे तो एक दिन जिसको कहते हैं ना चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा वाला हिसाब है कि एक दिन सूरज चढ़ता है, ऊपर जाता है और फिर उसके बाद डाउनफॉल आने लगता है। जो चीज़ ऐसे चलती है वो हमेशा ऐसे ही चलती है, ठीक है, प्लेट्यू पे, लेकिन जो चीज़ ऊपर बढ़ती है वो नीचे आएगी ही, ये प्रकृति का नियम है। तो इसमें अगर हम बात कर लें तो ये आपके समझ में आ गया। अब हमने मैच्योर हड़प्पा पढ़ लिया, तो अब आपको मालूम है कि नेक्स्ट फेज जो हम बात करने वाले हैं वो किसकी है, लेट हड़प्पा की। लेट हड़प्पा मतलब 1900 से लेके 1500 BC तक। अब इस टाइम पे आप बात कर सकते हैं कि ये जो है ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग पे आ चुका था, तकरीबन खराब होने पे या ख़त्म होने की कगार पे आ चुका था। अब इसमें इस टाइम पे क्या हुआ कि इसको कोइंसाइड किया किसने, हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिक्लाइन को कोइंसाइड किया किसने, एडवेंट ऑफ द आर्यंस, ठीक है। आर्यंस के जो एडवेंट है उसके टाइम पे आर्यंस आने लग गए थे। अब इसमें अगर हम देखते हैं मोस्ट लाइकली आप बात कर सकते हैं ईरानियन प्लेट्यू से आए थे, और ये भी एग्जैक्टली कहाँ पे आए, नॉर्थ वेस्टर्न में ही आके ये सेटल हुए, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न में सेटल हुए, इसको भी आप कहते हैं कि सिंधु सभ्यता की बात हुई, ठीक है। ये भी उसी वजह से आए थे, इनको भी सबसे ज़्यादा जो सेफ जगह लगी थी वो वही लगी थी, ठीक है। अब ये नहीं माना जाता, इसके ऊपर हालांकि बहुत सारी थ्योरीज बाद में अपन पढ़ेंगे जो कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा के ऊपर थ्योरीज हैं, तो उसमें एक रीज़न ये भी कहा जाता है कि आर्यंस बाहर से आए थे। तो लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के
के बारे में कहा जाता है कि फिर भी इतनी बड़ी सभ्यता जो है वो सिर्फ आर्यंस के एडवेंट की वजह से खत्म नहीं हो सकती। ये कॉन्ट्रोडिक्टरी थ्योरी है, अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ फिजिकल एविडेंसेस जो है वो सजेस्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ। फ्लडिंग की थ्योरी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती है जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की विलुप्ति की, ठीक है। इसके अलावा फ्लडिंग, ड्रॉट माना जाता है, फेमिन माना जाता है, मतलब ये सब कुछ माना जाता है। क्लाइमेट चेंज की थ्योरी सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती है। लॉस ऑफ ट्रेड जो था इजिप्ट और मेसोपोटामिया को, इसको भी माना जाता है कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस, जिसकी वजह से वहाँ का जो लाइफ थी वो नीचे आ गई होगी, सर्वाइवल के इश्यूज होने लग गए होंगे, अर्बनाइजेशन जो था वो ऑब्वियसली चरमरा रहा होगा। तो ये भी बहुत सारे कारण माने जाते हैं कि वो डिक्लाइन कैसे हुआ, क्यों हुआ। मतलब बहुत सारे चीज़ें, जब कोई चीज़ बढ़ती है तब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसको बिल्टअप करने में फैक्टर्स होते हैं जो काम आते हैं, और कोई चीज़ जब इतनी बड़े लेवल से ख़राब होती है या बिगड़ती है या गिरती है तो भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होते हैं, कोई अकेला फैक्टर नहीं होता। तो बहुत सारी, जिसको आप बोलते हैं ना संजोग वैसे बनते जाते हैं, तो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस यहाँ पे भी वैसे बनते चले गए कि वो नीचे आने लग गया। अब इसका जो आखिरी फेज माना जाता है वो पोस्ट हड़प्पन माना जाता है कि तकरीबन हड़प्पन सिविलाइजेशन अब पूरी तरह से विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई, ठीक है। सिटीज़ जो थी अबैंडन हो गई पूरी तरह, ठीक है। जो सिटीज़ थे, शहर थे, वो पूरी तरह जिसको बोलते हैं वीरान हो गए, अबैंडन हो गए, लोग चले गए। पीपल जो थे, ये माना जाता है कि उस टाइम पर जो लोग बचे थे, काफ़ी कुछ तो ये माना जाता है कि जब क्लाइमेटिक चेंज हुआ और जो फ्लड्स वगैरह आए तो पूरी पूरी जो शहर थे, शहर के शहर तबाह हो गए, ये बात मानी जाती है। और जो लोग बचे हुई आबादी थी वो कहाँ चले गए, साउथ की तरफ मूव कर गए, ठीक है। सिविलाइजेशन जो थी वो फॉलन हो चुकी थी, कब तक, बाय द टाइम ऑफ साइरस सेकंड, ठीक है। जिसके बाद आपने कहा जाता है कि उसके बाद साइरस सेकंड ने क्या किया, फॉरेन इन्वेजन का दौर चालू हुआ, जिसमें पर्शियन इन्वेजन जो है, साइरस की अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट पर्शियन इन्वेजन, ठीक है। तो पर्शियन इन्वेजन जो था वो स्टार्ट हो गया था, एंड पर्शियन इन्वेजन और आर्यंस जो है ये आप आगे पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड में आप पढ़ेंगे। पर्शियन इन्वेजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्शियन इन्वेजन के बाद आपकी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो इंपॉर्टेंट है। पर्शियन इन्वेजन, ग्रीक इन्वेजन हुए जिसमें मैसेडोनिया, फिर आप ग्रीक इन्वेजन के टाइम पे आप किसका पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे किनका, अलेक्जेंडर द ग्रेट का, लेकिन वो उसके बाद हुआ था, ठीक है। मतलब तकरीबन 200 साल तो यही रहे, पर्शियन इन्वेडर्स ही रहे यहाँ पे। अब इसको किया, इन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, और ये 530 BCE में, इससे पहले आया था आपका वैदिक काल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट माना इसलिए जा रहा है क्योंकि अगेन ये इसी साइड पे वेस्टर्न जो बात कर रहे हैं, इंडो वेस्टर्न फ्रंटियर की, वहीं पे जब ये सभ्यता खत्म हुई तब आए आपके वैदिक काल चालू हुआ आपका। उसके बाद ही आपका क्या हुआ, आपका फॉरेन इन्वेजन हुआ, और उसके बाद फिर चीज़ें फिर तो बहुत चीज़ें बदलती चली गई। फिर तो आपके पास मालूम है कि फिर डिसइंटीग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद मौर्यन एम्पायर आया, नंदा एम्पायर आया, नंदा क्लैन आया, बहुत कुछ हुआ, ठीक है। तो अभी अपन ये चीज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया ये। नाउ अब अपन बात करते हैं अर्ली एक्सकवेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था, शुरुआती स्टोरी तो आपने सुन ली वो रेलवे ट्रैक वगैरह बिल्ड करने की। अब क्या हुआ कि जब वो रेलवे ट्रैक वगैरह बिल्ड हो गए थे तो उस टाइम पे ध्यान जो था आर्कियोलॉजिस्ट का चला गया उस पर, ये मैंने आपको बताया। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि ये अगर आप नाम पढ़ रहे हैं जेम्स लुई का, तो जेम्स लुई जो थे ब्रिटिश सोल्जर थे जो कि इसमें सर्व करते थे, आर्टिलरी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व करते थे, ठीक है। और ये बहुत ही एविड न्यूमिस्मैटिस्ट थे। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब कॉइन कलेक्टर, है ना, जिसको हम कहते हैं ना कॉइन कलेक्ट करने वाले, वो थे। और ये ओल्ड कॉइन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, इनको बड़ा मजा आता था पुराने सिक्के कलेक्ट करने में। अब क्या होता था इसमें, क्या होता है, इनको पुरानी लीड्स ढूंढते थे ये कि कहीं से मुझे पता चल जाए, कहीं पे कोई खजाना मिल जाए पुराना, तो इनका शौक था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक्सकवेटिंग एंशिएंट साइट्स। तो इन्होंने अपना काम जो है, अपना काम जब ये करते थे उसके टाइम पे, जब इनके पास फ्री टाइम रहता था, तो जो भी पुरानी साइट्स थी जहाँ पे भी इनने कोई किस्सा कहानी कभी सुना है कि भाई वहाँ पे कोई प्राचीन कोई चीज़ मिली है, कोई मूर्ति मिली है, कुछ भी मिला है, तो वहाँ पहुँच जाते थे एक्सकवेट करने, ठीक है। तो अपने आप करते थे, इंडिविजुअली करते थे। अब वहाँ पे जाते जाते इन्होंने क्या किया, इन्होंने साइट ढूंढी हड़प्पा की, ठीक है। हड़प्पा की इन्होंने साइट ढूंढी, जो कि इन्होंने तकरीबन ढूंढी 1829 में। अब इसमें एक और ये आदमी जिसका मैंने नाम लिया उससे पहले, चार्ल्स मेसन का, ठीक है। चार्ल्स मेसन 1826 में 1824-25 के आसपास वहाँ पे पहुँच चुके थे, तो उन्होंने तकरीबन उसको पहले ही ढूंढ लिया था, ठीक है, हड़प्पा की साइट को। अब इसमें क्या हुआ, लेटर अगर हम बात करते हैं तो ये वही टाइम था जबकि उनकी ये बात आ गई, निकल के सामने आ गई कि भैया ऐसा कुछ है वहाँ पे, और माउंट्स वगैरह मिले हैं, सिक्के वगैरह मिले कि नहीं मिले ये तो पता नहीं। लेकिन अब क्या हुआ, 1904 में, अभी बात बहुत साल आ ही गई, ख़त्म हो गई। अब लोगों के लिए वहाँ पे लेकिन ये बात जो थी चल निकली थी कि भाई लोग जो है यहाँ पे आते हैं सिक्कों की तलाश में, ये वो स्थानीय लोग तब तक वहाँ पे रह रहे थे, ठीक है। अब बात जैसे आपको मालूम है चलती है, फैलती है, तो फिर वो फिर दोबारा सरकार तक गई,
सरकार तक गई तो क्या हुआ, 1904 में एक नए डायरेक्टर आए एएसआई के। एएसआई कौन सा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया, उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जब आए, ये रहे 1876 से 1958 के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने फिर से हड़प्पन साइट को इन्होंने कहा यार वहाँ पे अपन ने सुना था और बहुत चर्चा और बहुत बात हो रही है और लोग बहुत बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पे माउंट्स निकले थे और ब्रिक्स निकली थी, और वो जो साहब हैं वो भी चले गए थे लुई साहब भी वहाँ पे घूम फिर के आ गए हैं, लेविस साहब। तो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है इसके ऊपर इन्होंने चर्चा की, ठीक है। अब चर्चा की तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने विजिट की हड़प्पा साइट, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन उन्होंने विजिट किया और उन्होंने क्या किया, इन्होंने एंशिएंट सिविलाइजेशन, इनको ये तो समझ में आ गया क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है ना, यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इससे बड़ी है। उन्होंने जब वो ब्रिक्स वगैरह देखी तो एक तो पहली बात तो उनको बड़ा गुस्सा आया होगा, है ना, उनको ये समझ में आया कि भैया तुमने ये जो था ये उन्होंने खूब भर भर के, तो जिसको बोलते हैं कोसा होगा ये इंजीनियर्स को, कि तुमने ये जो लाइन बना दी रेलवे की, तुमने कितनी कौन सी ब्रिक्स इस्तेमाल कर ली, कौन से माउंट्स तुमने बर्बाद कर दिए, कौन सी बिल्डिंग तुमने तोड़ दी, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। उनका ये कहना था कि सही बात है, किसी को भी गुस्सा आएगा। अब भाई वो उस डिपार्टमेंट के थे, उनको उसकी अकल थी, समझ थी, उन्होंने उसको एग्जामिन किया, उनको ये समझ में आ गया कि ये आज का मामला तो नहीं है तो ये बहुत पुरानी चीज़, ठीक है। उन्होंने इसके ऊपर बोला कि अब आपको क्या करना है, ये जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये जो है आप इसकी ज़रा खुदाई का काम चालू कीजिए, एक्सकेवेशन का काम फुल ऑन चालू कीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्डर किया फुल ऑन एक्सकेवेशन उस साइट का, ठीक है। फिर उन्होंने सुना दूसरी साइट के बारे में। अब वहाँ पे क्या हुआ, दूसरी साइट में भी एक साइट पे जब खुदाई का काम चालू हो गया, ये काम किसने किया, नाम जो आता है ये नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी को ये बात सौंपी गई और उनको कहा गया कि आपको, इनमें एक और भी थे, इनमें वत्स साहब भी थे, वत्स साहब का भी नाम आता है, लेकिन वत्स साहब से ज़्यादा दयाराम साहनी का नाम लिया जाता है जब हम बात करते हैं हड़प्पन साइट के एक्सकेवेशन की, ठीक है। तो दयाराम साहनी जी वहाँ पे गए, उन्होंने इसका पूरा सर्वे किया और एक्सकेवेशन का काम चालू किया। अब जब ये काम वहाँ पे कर ही रहे थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, दूसरी साइट के बारे में एक और बात पता चलती है कि थोड़ी दूर पे वहाँ पे जो लोकल स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा कि भैया आप लोग आए हो, ये खुदाई उदाई का काम जो है यहाँ पे चल रहा है, कर रहे हो, तो यहीं पे इसी तरह की जो चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है ना, यहाँ से कुछ दूरी पे जाओगे तो वहाँ पे भी इसी तरह का सामान मिलता है, इसी तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि कुछ माइल्स अवे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़े कुछ माइल्स मील की दूरी थी। तो उन्होंने समझाया कि इसी तरह की चीज़ें जब तुमको खोजने में इतना इंटरेस्ट है, तो तुम्हें जब ये सब ढूंढने में वो है पुरानी चीज़ें पता नहीं कहाँ की, तो वहाँ पे भी देख लो, वहाँ पे भी मिल जाएगा तुमको। तो ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनको नाम दिया उन्होंने मोहनजोदाड़ो, ठीक है, लोग उसको कहते थे मोहनजोदाड़ो। अब उन्होंने कहा कि चलो अच्छा मुझे दिखा दो स्थानीय लोगों से कि कौन सी जगह बोल रहे हो, कहाँ पे। तो कहने लगे हम दूर दूर से दिखाएंगे, पास नहीं जाएंगे, ठीक है। तो कहने लगे क्यों पास नहीं जाओगे, तो कहने लगे उसको भाई वहाँ पे उसको कहने लगे कि वो हॉन्टेड सा है, उसको माउंट ऑफ डेड कहते थे वो, ठीक है। उन्होंने कहा कि वहाँ पे स्थानीय लोगों ने कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, पुराने उसमें बोन्स और एनिमल और ह्यूमन और आदमी की और कंकाल वंकाल वहाँ पे निकले हैं, तो वहाँ पे हम नहीं जाते, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात चालू हुई कि अब ये उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ स्टडी की, जो भी उन्होंने पता किया, तो ये किया कि उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करो, मोहनजोदाड़ो का भी एक्सकेवेशन होगा, ठीक है। ये एक्सकेवेशन चालू हुआ 1924 से 1925 के बीच में। इसमें जो एक्सकेवेशन का नाम निकल के आता है सामने, बहुत फेमस नाम आता है, वो आता है आर.डी. बैनर्जी का नाम, ठीक है। इसमें नाम निकल के आता है आर.डी. बैनर्जी या राखलदास बैनर्जी, या इनको राखलदास बंदोपाध्याय भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ये बहुत फेमस एक्सकेवेशन जो है इन्होंने किया, ये मोहनजोदाड़ो का जो खुदाई है, जो एक्सकेवेशन का काम है उन्होंने किया। और फाइनली ये देखा गया कि भाई इन दोनों साइट्स में जब फाइनली शोध किया गया, स्टडी की गई, तो ये दोनों में स्टडी की गई और ये कहा गया कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ इन दोनों साइट्स में है। जो इनके ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो शहरों का स्ट्रक्चर मिला, ब्रिक्स का स्ट्रक्चर मिला, चीज़ें मिली, वो इनके बीच में कोई ना कोई एक ही सभ्यता का दो हिस्से ये लग रहे हैं, या दो शहर लग रहे हैं किसी एक ही सभ्यता को बिलोंग करते हुए, ठीक है। फाइनली इनके बीच में ये पता चला कि आपको कोई ना कोई एक बहुत बड़ी सभ्यता है जो कि सेम थी और बहुत जगह पे फैली हुई थी, ये समझ में आ गया। और ये समझ में आया तो इसी तरह से आपने क्या खोज निकाला था, आपने बहुत बड़ा खजाना खोज निकाला था, जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि आपको मालूम है कि ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे विश्व का सबसे एडवांस्ड सभ्यता मानी जाती है, ठीक है। और आप देखिए कितना आयरॉनिकल रहा होगा ये कि वो ब्रिटिशर्स जो कि भारत में आए थे और ये कहते थे कि भारत में लोग जो हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं
या पेस्ट्रल हैं या रूरल हैं, अर्बनाइजेशन नहीं है भारत में, और हम इनको मॉडर्न बनाएंगे, उसी जगह पे इनको पूरी दुनिया की उस ज़माने की सबसे मॉडर्न सभ्यता मिली थी, ढूंढ निकाला था इन्होंने, और ख़ुद ही ने ढूंढ निकाला था। ठीक है, तो बहुत आयरॉनिकल था इनके लिए भी और सबके लिए कि आप जिस देश को बोल रहे हैं कि बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पे इतनी पुरानी सभ्यता मिलती है जब आपको मालूम भी नहीं था कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जॉन फेथफुल फ्लीट ने डिस्कवर किया बहुत सारे बाकी के हड़प्पन साइट्स को। ठीक है, नेक्स्ट नाम जो आता है वो जॉन फेथफुल फ्लीट का आता है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारा इतिहास जो है बहुत कुछ ब्रिटिशर्स बना के गए हैं, तो नाम जो है आपको ज़्यादातर ब्रिटिशर्स के मिलेंगे, पर इसमें दो नाम जो बहुत फेमस हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन दोनों नामों को आप याद रखिएगा। ये बहुत बड़े नाम माने जाते हैं जब आप बात करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट की इंडिया में। ठीक है, जॉन फेथफुल फ्लीट ने डिस्कवर किया हड़प्पन सील्स को। ठीक है, और इसकी वजह से दूसरा एक्सकवेशन हुआ, और बाय द ईयर 1999 तक आपको ये मालूम है कि 1056 सिटीज़ जो है हड़प्पा की हम खोज चुके थे, और इसमें आप 96 जो थी उसमें से एक्सकवेट हो चुकी थी। ठीक है, और इसमें एक और बात बता दूं मैं आपको कि इसके बाद जब ये हुआ और ये इस्टेब्लिश हो गया था कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में कोई सिमिलैरिटी है, कोई कनेक्शन है, उसके बाद ये भी सिद्ध हो गया था 1924 में, ये बात सिद्ध हो गई थी फाइनली कि हड़प्पा जो है वो दुनिया की सबसे एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन है। गॉट इट, ये बात स्थापित हो गई थी 1924 में। नाउ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, अर्बन सेंटर्स विद वेल कंसीव्ड, अगर हम इनके शहरों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सेंटर्स थे विद वेल कंसीव्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और सबसे बढ़िया चीज़ जो मुझे इनकी लगती थी, जिससे मैं हमेशा इनको याद रखती हूँ, वो था इनका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत ही बढ़िया था, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था। अगर आप बात करते हैं 2600 BCE तक, तो स्मॉल अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज़ हैड बिकम लार्ज अर्बन सेंटर्स। शुरुआती जो छोटी छोटी अर्बन कम्युनिटीज़ थी वो बाद में बहुत बड़े अर्बन सेंटर्स के तौर पे उभरी, और इन सिटीज़ में आप बात कर सकते हैं, इसमें हड़प्पा था नाम, ठीक है, गनेरी वाला नाम था, मोहनजोदाड़ो था, मॉडर्न डे पाकिस्तान में आता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पाकिस्तान में ढोलावीरा अगर आप बात करते हैं वो बहुत बड़ा नाम था। अगर आप कालीबंगा का बात करते हैं, आप राखीगढ़ी का बात करते हैं, रूपड़ का बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं, तो ये मॉडर्न डे इंडिया में आती हैं। ठीक है, ना अगर हम इनकी सिटीज़ का देखते हैं और इनके बारे में कुछ एक मोटे तौर पे अगर हम टेबल में समझने की कोशिश करते हैं, तो 7 मेजर सिटीज़ के बारे में मैंने बताया है। ऑब्वियसली सिटीज़ बहुत सारी हैं, तो सारी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हड़प्पा, तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, बात कर लेते हैं मोहनजोदाड़ो की। हड़प्पा भी है वैसे इसमें, तो ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में आता है, मैंने आपको बता दिया, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में। ये लोकेटेड था किस रिवर पे? रिवर इंडस पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कालीबंगा की, तो इसके ऊपर सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। ये आता है राजस्थान में, और ये था घाघर नदी के किनारे स्थित। ठीक है, फिर आपका आता है चौहनदारो। चौहनदारो क्या है? इसके अगर हम बात करते हैं, ये सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में आता है, और ये रिवर इंडस के पास है, लेफ्ट बैंक और रिवर इंडस में है, और साउथ ऑफ मोहनजोदाड़ो पे पड़ता है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो के सामने आप तकरीबन समझ लीजिए कि आसपास जो है मोहनजोदाड़ो के ये पड़ता है। अब बाकी दूसरी जो हम बात कर लेते हैं, लोथल। लोथल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको आप मान सकते हैं डॉक सिटी भी कहा जाता था इसको। हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लीजिए सुरकोटोड़ा। सुरकोताड़ा जो था ये रण ऑफ कच्छ में पड़ता था। बनावली जो था हरियाणा में पड़ता था, जो कि कहाँ पे था? सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, जो कि अब आपको मालूम है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ढोलावीरे जो था गुजरात में था, ये भी कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता था। ठीक है, एक्सकवेट होकर निकला था और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता था। और हड़प्पा तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, अब पॉपुलेशन अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, तो तकरीबन मोटे मोटे तौर पर मानी जाती है कि 5 मिलियन के आसपास की इनकी पॉपुलेशन थी। अब एक्सकवेशन में अगर हम बात करते हैं, तो वी फाउंड दैट सिटीज वर वेल ऑर्डर्ड।
ठीक है। कैसी सिटीज़ थी, ओवरऑल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेम था। अगर आप इनकी रोड देखें तो वो तकरीबन सेम थी। ब्रिक्स, बर्न्ट ब्रिक्स का ये इस्तेमाल करते थे और बर्न्ट ब्रिक्स जो थी इनकी वो अनुपात में होती थी। उनका जो अनुपात था वो भी तय था, तकरीबन सब जगह एक जैसा देखा, 4:2:1 का इनका रेशियो देखा जाता था इनकी ब्रिक्स का, ठीक है। तो वो आपको सेम दिखेगा। तो और यही ब्रिक्स आपको क्या, इसी ब्रिक्स की वजह से आपको बदौलत आज की डेट में हमको पता चल रहा है कि इस तरह की कोई सभ्यता एग्जिस्ट करती थी। अगर वो ब्रिक्स जो है वहाँ पे रेलवे लाइन नहीं डलती और वो लोग वहाँ नहीं जाते और वो ईंटें नहीं उठाते तो आप सोचिए शायद और भी कई सालों तक हमसे ये छुपी रहती, ठीक है। अब अगर आप एक्सक्वेशन की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि वेल ऑर्डर्ड वेस्ट वाटर ड्रेनेज था। मतलब ड्रेनेज तो इसका इतना ज़बरदस्त था ना कि मुझे आज भी, मतलब मैंने जब पढ़ा था, मेरे ख्याल से मैं 6th क्लास में थी जब मैंने पहली बार पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, और ये चीज़ मेरे दिमाग में तब से लेकर आज तक बैठी हुई है। हमारे जो बुक्स थी ना, कॉपीज बुक्स में उसका वो बना हुआ था, मैप जैसा बना हुआ था, तो इतनी जो नालियों की फोटोज़ थी ड्रेनेज सिस्टम की, वो मेरे दिमाग में आज तक भी क्लियर है कि कितना क्लियर कट उनका ड्रेनेज सिस्टम था उस ज़माने में, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिस्टम था, पब्लिक ग्रेनरी और बाथ थी। मतलब द ग्रेट बाथ अगर आप बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की, तो ग्रेट बाथ बहुत बड़ा वो था वहाँ पे जो मिला था, ग्रेट बाथ वहाँ पे, ठीक है। सिटाइडल्स थे वहाँ पे। उसके बाद अगर आप बात करते हैं स्वेटी जो सिटी डिवेलपर्स की, तो उसमें आर्टिसंस थे, मर्चेंट्स थे और बहुत सारे लोग थे, बाकी बहुत अलग अलग काम करते थे। मेटल्स वो जानते थे, मतलब आप सोच लीजिए मेटल्स जानते थे वो तो ठीक है, वो अलॉय मेटल तक जानते थे। मतलब उनको, मतलब आपको मालूम है कॉपर और ये सब वो जानते थे, वो तो अपने आप में ठीक है। वो ब्रॉन्ज वगैरह का मेटल जो था वो भी जानते थे और उसके भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अर्बन प्लानिंग जो थी उनकी वो बहुत हाई थी। एफिशिएंट म्युनिसिपल गवर्नेंस थी उनकी। म्युनिसिपल गवर्नेंस मतलब पूरा नगर निगम, जिसको आज आप समझते हैं ना नगर परिषद या नगर निगम, वो अगर आप बात करते हैं तो वो बहुत एट पॉइंट थी उनकी, ठीक है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो हाइजीन को वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। आपकी रिलीजियस रिचुअल्स को इंपॉर्टेंस देते थे, लेकिन कोई भी जगह मंदिर जैसी वहाँ पे फाइंड आउट नहीं हुई या कोई भी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं मिला जिसको आप एग्जैक्टली बोले कि दिस वाज द प्लेस ऑफ वर्शिप, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। हाँ, सील्स वगैरह मिली हैं, उसमें जो नेचर जो है गॉडेस ऑफ नेचर वो मिली हैं, या वैसी जो डेटी ऑफ नेचर है वो मिली हैं। जो पशुपति की सील मिली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, पशुपति की सील मोहनजोदाड़ो में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डेटा रिगार्डिंग द सिविलाइजेशन सोशल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। पॉलिटी पे है, टेक्नोलॉजी पे है, आर्ट पे है, ट्रेड पे है, ट्रांसपोर्टेशन पे, राइटिंग पे और रिलीजन पे। बट रिलीजन है, जैसे आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं कि वन ऑफ दी लास्ट रंग्स पे जो है वहाँ पे वो रिलीजन आप उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। नाउ 3 मेजर थ्योरीज अगर हम बात करते हैं अब सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम पे, अगर हम सोसाइटी और पॉलिटिकल सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो इनकी 3 थ्योरीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देयर वाज अ सिंगल स्टेट इनकम्पसिंग ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द सिविलाइजेशन, ठीक है। आपको मालूम है एक सिंगल स्टेट का कॉन्सेप्ट था वहाँ पे, जो कि सारी कम्युनिटीज या जितने भी आर्म्स थे, ऑर्गन्स थे सिविलाइजेशन के, उसको हैंडल करता था। गिवन सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स, उनके आर्टिफैक्ट्स को अगर आप देखते हैं और प्लांट सेटलमेंट को आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है, बड़े क्लियरली आपको पता चलता है कि एक सेंट्रलाइज्ड या सिंगल यूनिट ऑफ पावर था। सिंगल यूनिट ऑफ पावर से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई एरिस्टोक्रेटिक पावर था, मेरा मतलब है कि कोई एक सिस्टम था जिसके अंडर सारी सिटीज़ काम करती थी, या जो सेम जगह, हर जगह पे एक जैसा उनका ऑर्डर जो था वो चलता था, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। मतलब जैसे आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक उस तरह की ऑटोनॉमी इस तरह की नहीं थी, आपको एक कोई सिस्टम बना हुआ है वो सबको फॉलो करने वाला फंडा था, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलता है? सबसे बड़ी बात तो आपको पता चलता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज ऑफ ब्रिक आपको मिलती है, देखने को मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। उनके अलावा उनके एस्टैब्लिशमेंट अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको, चाहे आप हड़प्पा की सिटी देख लीजिए, चाहे मोहनजोदाड़ो की देख लीजिए, ठीक है, आपको उनका सेटअप तकरीबन सेम दिखेगा। मतलब अगर अपन देखते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न, अगर अपन बात करते हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न की, ठीक है, एग्जाम्पल, तो वेस्टर्न माउंड और ईस्टर्न माउंड आपको दोनों में देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेस्टर्न माउंड क्या होता था? वेस्टर्न माउंड होता था थोड़ा ऊपर बना हुआ, ईस्टर्न होता था थोड़ा नीचे। मतलब आप इसको कैसे समझ जाएंगे, अगर मैं आपको समझाऊं तो तकरीबन आप ऐसे समझिए, ठीक है। ये आप मान लीजिए वेस्टर्न, ये मान लीजिए ईस्टर्न। तो ये क्या था? ये थोड़ा ऊपर ऊंचाई पे बना हुआ था, और ये थोड़ा सा, मतलब अगर आप दोनों में ही देखते हैं, हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो था जैसे एक तरह से गार्डेड था। मतलब जैसे
फोर्ट्रेस टाइप का बना हुआ था, और ये स्मॉल एरिया था, ये कंपैरेटिवली लार्ज एरिया था, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पे जैसे दुर्ग जैसा कुछ बना हुआ था, यहाँ पे वो चीज़ नहीं थी, लेकिन ये कॉमन आपको एक बना हुआ आपको तरीका दिखेगा। वैसे ग्रेनरीज का तरीका आपको दिख जाएगा, या बात का या ड्रेनेज का। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको ये पता चल रहा है कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, एक तो जैसे अपन ने बात की कि एक स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो होता है, ये हमने डिस्कशन किया, सिस्टम फॉलो होता है, ये हमने डिस्कशन किया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, कोई भी अकेला शासक नहीं था। तो इसमें क्या था, एक सिस्टम बना हुआ था। एक जैसे आज की डेट में हम समझते हैं ना, मिनिस्ट्री है हमारे यहाँ, जैसे डेमोक्रेसी है, मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही उनके यहाँ कोई काउंसिल हुआ करता होगा जो इस चीज़ को पूरा का पूरा नियंत्रित करता होगा, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता होगा सारे अर्बन सेटर्स को, सेटअप्स को, सेंटर्स को, जिसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और बाकी कम्युनिटीज आती होंगी। अब एक्सपर्ट्स का एक और ये कहना है, इनकी थ्योरी ये भी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कायदे से देखा जाए तो शायद कोई रूलर होते ही नहीं थे, ठीक है। आपको एक कंसेप्ट समझना होगा, जो रूल का या रूलर का या राजा का या शासक का जो आज की डेट में हम समझते हैं, शायद वैसा कोई कंसेप्ट उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता था। एक इक्वल्स की सोसाइटी थी, मतलब इट वाज अ सोसाइटी ऑफ एग्लिटेरियंस, मतलब एक इक्वल स्टेटस सब लोग एंजॉय करते थे, ये थ्योरी है। अगर आप बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी की हड़प्पन आर्टिफैक्ट में, तो ये इस्टेब्लिश कहाँ पे होती है, आपकी पॉटरी, सील्स, वेट्स, ब्रिक्स, ये सारे आपको स्टैंडर्डाइज साइज के मिलेंगे। मतलब आपको इनकी जो सील्स हैं वो सारी आपको अगर मिलेंगी तो सारी स्क्वायर सील्स मिलेंगी, ब्रिक्स मिलेंगी तो आपको एक ही अनुपात में मिलेंगी, पॉटरी आपको मिलेंगी तो बिल्कुल एक ही शेप, साइज, आकार की मिलेंगी, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ये बताती हैं, या आपको जो नाप आते हैं, जो वेट आते हैं, जिससे अपन बोलते हैं ना वजन जो तौलते हैं अपन, वो आपको बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड साइज के मिलेंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि सारी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नेंस की तरफ इशारा करते हैं, कि कोई ना कोई तो था जो इन सब चीज़ों को नियंत्रित करता था, या कोई एक स्टैंडर्ड तय करता था, फिक्स करता था। और लोगों का ये कहना है, जो थ्योरी आई है उस पर कहना है कि वो एक पूरी काउंसिल हुआ करती थी, कोई अकेला व्यक्ति नहीं था, ठीक है। ये पता चलता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम का। इनका ड्रेनेज सिस्टम जो कि कहा जाता है कि वर्ल्ड फेमस ड्रेनेज सिस्टम है। वर्ल्ड फेमस मतलब इतिहास में ऐसा ड्रेनेज सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। इनका ड्रेनेज सिस्टम अगर आपको मालूम है तो सबसे ज़्यादा एडवांस सैनिटेशन सिस्टम था पूरी दुनिया की सभ्यताओं में, ठीक है। और आज की डेट में भी अगर मुझे तो लगता है उस टाइम पे क्या आप आज की डेट में भी कंपेयर कर दीजिए तो आज भी शायद हम भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे इनके ड्रेनेज सिस्टम को देख के, ठीक है। पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, उनको मालूम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वाटर को सही तरह से चैनलाइज करना। पहली चीज़, वो वाटर हार्वेस्टिंग किया करते थे उस ज़माने में। उनके पास उस टाइम पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी। उनके पास उस टाइम पे आपको मालूम है कि वो तरीके थे, मतलब जिसको आप कहते हैं कि आपके पास बड़े बड़े पॉन्ड्स थे जिसमें पानी इकट्ठा किया करते थे। उस टाइम पे इनके पास अगर आप बात करते हैं तो कैनाल्स इन्होंने खोदी हुई थी। कैनाल्स मतलब ऑब्वियसली जैसे आज के टाइम पे आप कैनाल सोचते हैं वैसे नहीं, लेकिन फिर भी एक तरह से इनने कैनाल्स खोदी हुई थी। इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इतना ऑन पॉइंट था कि आपको मालूम है कि सेपरेट चैनल्स थी जिनमें लाइनिंग थी। अगर आप बात करते हैं इसमें फ्रेश वाटर की या वेस्ट वाटर की और स्टॉर्म वाटर को अलग अलग इनको हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर आप बात करते हैं तो ड्रेन्स के जो सिस्टम्स बने हुए थे, नालियाँ जो थी वो अलग अलग बनी हुई थी, जो कि फ्रेश वाटर की या वेस्ट वाटर को अलग करती थी या रेन वाटर को अलग करती थी। वेस्ट वाटर जो था वो जाहिर सी बात है कि उसको वो कर दिया जाता था, लेकिन रेन वाटर जो था उनकी हार्वेस्टिंग होती थी। आप ये नालियाँ देख रहे हैं इनकी, ये नालियाँ देखिए इनकी कि कितना एडवांस्ड इनका सिस्टम रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। इसमें अगर हम बात करते हैं वेस्ट वाटर ड्रेन्स जो थे वो अंडरग्राउंड हुआ करते थे। उसमें क्ले जो उससे वो पूरे के पूरे ढाके जाते थे, टेराकोटा से उसको कवर किया जाता था, ठीक है, ताकि वो क्लीनिंग पर्पस जो हो सके वो हो सके। आपको मालूम है ना, नालियाँ साफ़ की जा सके, इस वजह से वो पूरी तरह उसको पक्का नहीं करते थे, बल्कि टेराकोटा से उसको ढाक दिया करते थे। अब आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, ड्रेनेज, और भी मैं आपको बता दूं कि इनके ड्रेनेज के बारे में एक और चीज़ ये बहुत अच्छी थी कि इनका बड़ा क्लियर कट ड्रेनेज था। वाटर लॉगिंग की समस्या जो थी वो नहीं होती थी क्योंकि इन्होंने इतना क्लियर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स बनाया हुआ था। दूसरी बात आपको मालूम है, जैसे आज की डेट में होता है ना, हमारे यहाँ वो होता है कचरे वाला आता है, कचरा निकाल, घर से कचरे वाला आया, तो ये सिस्टम उनके यहाँ उस ज़माने में हुआ करता था कि हर घर के बाहर कचरे का डिब्बा जो था वो रखा जाता था और वो कलेक्शन होता था उसका, ठीक है। तो ये काम वो उस ज़माने में कर रहे थे। उस ज़माने में इनका हाइजीन जो था वो इतना सही था, इतना वो प्रॉपर उस पर ध्यान देते थे। अगर आप आर्ट एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हड़प्पन्स जो थे वो पहले थे जिन्होंने डेवलप किया सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स। जैसे मैंने कहा कि वेट्स और स्केल्स का अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहली जो वो थे
सिविलाइजेशन थी जिसने एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजर की बात की, ठीक है, और इसमें एक सक्सेसिव स्केल की आपने बात की। अगर आप इनके स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात करते हैं तो तकरीबन 1.6 mm हुआ करता था, ठीक है, और इसको आइवरी स्केल पे मार्क किया जाता था जो कि लोथल में मिली है। मतलब ये बातें जो हैं ये अंदाजे से नहीं की जा रही हैं, एक्सकवेशन के टाइम पे लोथल से ये मिली है, इसलिए आपको मालूम है। इसके अलावा प्रोमिनेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप बात करते हैं तो मॉडर्न सिटी स्टेट ऑफ गुजरात में ये स्मॉलेस्ट डिवीजन एवर रिकॉर्डेड ऑन द ब्रॉन्ज एज स्केल, मतलब उस टाइम पे सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता था, ठीक है। दूसरा इंडिकेशन अगर आप बात करते हैं बहुत एडवांस मेजरमेंट सिस्टम का, वो ये था कि इनकी जो ब्रिक्स थे वो बिल्कुल एक यूनिफॉर्म साइज के थे, मैंने बार बार आपको बता दिया। इनकी सील्स जो थी वो स्क्वायर सील्स होती थी, वो भी मैंने आपको बता दिया, और सील्स पे अलग अलग इंस्क्रिप्शंस आपको मिलेंगे। आपको हाथी का इंस्क्रिप्शन मिलेगा, आपको पेड़ का इंस्क्रिप्शन मिलेगा, पीपल के पेड़ का इंस्क्रिप्शन एक जगह पे मिला है, एक जगह आपको एक लेडी का मिला है जो कि योगिक मुद्रा में है, और उसमें देखा गया है कि उसमें जो फ्लावर है वो निकल रहा है, ठीक है, तो वो कहा गया, वो डेटी ऑफ नेचर माना गया उसको। फिर उसके बाद पशुपति की सील मिली आपको, तो बहुत सारी सील्स आपको मिली जो उसकी लाइफ के बारे में आपको बताता है। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हड़प्पन्स बेसिकली एडवांस्ड आर्किटेक्चर आपको दिखाते थे, इनमें डॉकयार्ड्स होता था, इनके घरों में वरांडे होते थे, वरांडे मतलब कोर्टयार्ड्स होते थे, मतलब ऐसा कोर्टयार्ड होता था और इनके आसपास यहाँ पे कमरे बने हुआ करते थे, ठीक है। तो नॉर्मल सेटअप था इनका। डॉकयार्ड्स हुआ करते थे, ग्रेनरीज हुआ करती थी जहाँ पे खाना जो है, अनाज जो है वो रखा जाता था, और ग्रेनरीज जो थी वो ज़मीन से ऊपर बनाई जाती थी ताकि अगर कोई फ्लड आए, कोई भी नेचुरल कैलामिटी आए तो ग्रेनरी अनाज जो है ख़राब ना हो, लोगों को खाने के लिए मिले। अब सोचिए कितना उनका दिमाग होगा। वेयर हाउसेस बनाते थे वो, कि जब पूरा आपका खाना वगैरह जो था, जो अनाज वगैरह था, उसको स्टोर करने के लिए वो वेयर हाउसेस बनाते थे। ब्रिक प्लेटफॉर्म्स बनाते थे वो, ठीक है। इसमें अगर आप ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो ग्रेट बाथ में पूरी अंदर की तरफ इन्होंने जब बनाया वो ग्रेट बाथ, तो पूरी के अंदर बीच में पॉन्ड था और आसपास की वो जो जगहें थी उसको पूरा इन्होंने बाकायदा पक्का बनाया हुआ था उसको, ठीक है। इन्होंने इसको कच्चा नहीं था, वो पूरी तरह से पक्का फ्लोरिंग वगैरह उन्होंने करके इसको बनाई थी, ठीक है। इस तरह से एंशिएंट इंडियन सिस्टम में अगर आप बात करते हैं सीवेरेज की और ड्रेनेज की, तो वो सिटीज़ में बनाया गया था, रीजन में जो कि बहुत एडवांस था। कंटेम्प्रेरी साइड्स में, मिडिल ईस्ट में तो था ही नहीं, मेसोपोटामिया, इजिप्ट में तो था ही नहीं, इतना एडवांस सिर्फ यहीं पे पाया जाता है। और अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया, आज की डेट में भी मैंने आपको वही बताया कि आज की डेट में भी 4,500 साल पहले बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं कि भारत में आज इस ज़माने में आकर आपको फिल्म बनानी पड़ रही है। टॉयलेट एक प्रेम कथा जहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि घरों में टॉयलेट होने चाहिए, उस ज़माने में 4,500 साल पहले उनके घरों में टॉयलेट हुआ करते थे, ठीक है। प्रॉपर सैनिटेशन की व्यवस्था उनके घरों में 4,500 साल पहले होती थी। जो आज हम अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं, जो ओपन डेफिकेशन को हम मना करते हैं, आज की डेट में हमारी ड्राइव चल रही है प्रधानमंत्री की, ये काम वो 4,500 साल पहले कर रहे थे। तो आप बताइए प्राचीन वो हैं कि हम हैं, है ना। और ये चीज़ सिर्फ हमारे बारे में सच्चाई नहीं है, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारी जगहों पे चले जाएंगे तो वहाँ की आज की डेट की सच्चाई है ये, राइट। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो हड़प्पन्स वर थॉट टू हैव बीन प्रोफिशिएंट इन सील कार्विंग। ये मैंने आपसे कहा कि सील उनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। सील कार्विंग में वो बहुत एज था उनकी सील कार्विंग्स में। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो कटिंग ऑफ द पैटर्न्स इनटू द बॉटम फेस ऑफ द सील एंड यूज डिस्टिंक्टिव सील फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू स्टैम्प क्ले ऑन द ट्रेड गुड्स। मतलब ये सील जो है दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। एक तो ये पर्सनलाइजेशन के लिए करते थे उसको, जाहिर सी बात है कि वो ये जानना चाहते थे पर्सनलाइज करना कि आपको अगर जैसे अपन आज की डेट में साइन करते हैं, राइट, उस ज़माने में ये सील का इस्तेमाल करते थे। तीसरी बात जो है वो क्या करते थे कि अगर कोई ट्रेडिंग होती है तो ट्रेड जब हम करते हैं तो आज भी हमारा ट्रेडिंग करने का क्या है, आपको मालूम है, ठप्पा लगाया जाता है ना। तो वो अगर कोई कंसाइनमेंट आया है तो उसमें कोई भी अगर जो ऑर्गेनाइजेशन उसने भेजा है उसका क्या होता है, उसका ठप्पा लगता है। तो आपको मालूम होता है कि फला फला ट्रेडर्स ने भेजा है, मैसर सो एंड सो ने इसको भेजा है। तो यही चीज़ वो उस टाइम पे करते थे कि उसमें सील का इस्तेमाल वो करते थे, एक तो पर्सनलाइजेशन के लिए, दूसरा ट्रेड पर्पस के लिए, ठीक है। और सील्स को अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कॉमनली डिस्कवर्ड अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन से कुछ हुआ है तो वो सील्स हुई हैं। और उसमें अगर आप बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे मैंने कहा कि एनिमल फिगरीन्स आपको मिल जाएंगे, उसमें आपको डेटीज़ की मिल जाएगी, पशुपति की सील आपको मिल जाएगी, टाइगर, एलिफेंट, राइनोसरस, जो भी एलिफेंट और वाटर बफेलोज, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको उन सील पे मिलेंगी। तो आप ये भी बता सकते हैं कि वो जो एनिमल्स थे, जाहिर सी बात है अगर वो सील पे उनको फ़ोटोज़ बना रहे हैं तो वो एनिमल्स जो थे उनकी इंपॉर्टेंस रही होगी, उनको मालूम है कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं तो आपने उनको बनाया। अब वो हॉर्सेस से वो
जानते थे या नहीं जानते थे अभी तक क्लियर नहीं है, शायद हॉर्सेस को वो नहीं पहचानते थे। हॉर्सेस बाद में वैदिक पीरियड में आए हैं, जिनकी बाद में उनकी अहमियत बढ़ी है। ठीक है, अब हड़प्पन्स ने न्यू टेक्निक मेटलर्जी की। आप सोचिए मेटलर्जी, हम आज की डेट में एडवांसमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने कहा कि ना सिर्फ वो मेटल्स पहचानते थे बल्कि अलॉय ऑफ मेटल्स भी पहचानते थे। साइंस ऑफ वर्किंग विद कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड एंड टिन एंड परफॉर्म्ड इंट्रिकेट हैंडीक्राफ्ट यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ दी सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स। कार्नेलियंस वगैरह के भी इस्तेमाल वो जानते थे और वो बहुत अच्छा उनके टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जेवर बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेटल से भी करते थे। ठीक है, आइवरी की बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल वो करते थे। उसके अलावा जब हम बात करते हैं आर्ट फॉर्म्स में, एक्सकवेशन साइट्स ने ये रिवील किया है कि बहुत सारे डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल आपको उनके आर्ट के मिलेंगे, जिसमें से स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको। डांसिंग गर्ल का एक स्कल्पचर मिला है जो कि बहुत फेमस स्कल्पचर माना जाता है। सील्स मिली हैं, पॉटरी अगेन आप जानते हैं, गोल्ड ज्वेलरी मिली है, और आप बात कर सकते हैं एनाटॉमिकली डिटेल्ड फिगरीज मिली हैं टेराकोटा पे, ब्रॉन्ज पे और स्टेट पे। ठीक है, स्टेटाइट पे मिली है जो कि कॉमनली नोन एज सोप स्टोन, जिसको सोप स्टोन बोलते हैं। टेराकोटा की बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं, और उसमें से वेरियस अगर आप बात करते हैं गोल्ड की, तो टेराकोटा एंड स्टोन फिगरीज फाउंड अ फिगर ऑफ प्रीस्ट किंग, जैसे मैंने डांसिंग गर्ल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रीस्ट किंग की मिली है जो कि बियर्ड है और एक पैटर्न्ड रोब पहना हुआ है। ठीक है, तो ये जब मिला था तो इसके बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत जिज्ञासा का कारण था, क्योंकि उससे पहले ये मान के चलते थे कि वहाँ पे कोई भी सिंगल रूलर की थ्योरी नहीं थी, ये सिंगल शासक की थ्योरी नहीं थी। तो जब ये प्रीस्ट किंग मिला तो ये उन्होंने इसका नाम प्रीस्ट किंग रखा, क्योंकि उसके जो कपड़े थे उसी समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो राजा है या कोई पुरोहित है। राइट, आपको एक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये समझ में आ रहा था कि कोई स्पेशल आदमी है जिसको इन्होंने सील पे बनाया है। ठीक है, दाढ़ी वाला आदमी था जो कि एक रोप पहना हुआ था। ठीक है, और एक टिपिकल सी पैटर्न रोप थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा फिगरीन जो मिला ब्रॉन्ज पे, जैसे कहा जाता है डांसिंग गर्ल, जैसे मैंने कहा कि वो 11 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, हाई और शोज अ फीमेल फिगर इन द पोज दैट सजेस्ट प्रेजेंस ऑफ कोरियोग्राफ्ड डांस फॉर्म। मतलब ये आपको पता चल रहा है कि डांसिंग फॉर्म है गर्ल का, ये कुछ ऐसे फिगर था इसका, या कुछ ऐसे इसने मुद्रा बनाई हुई थी कि आपको ये समझ में आता है कि ये इसको सिखाया गया है। ठीक है, मतलब ये बाकायदा वहाँ पे नाट्य संगीत वगैरह की भी शिक्षा वहाँ पे होती थी। ये चीज़ इससे निकल के सामने आई कि इसको सिखाया गया है, कोरियोग्राफ्ड डांस फॉर्म है, एंजॉयड बाय द मेंबर ऑफ सिविलाइजेशन। और इससे हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि वहाँ पे इस तरह की सभ्यता थी जहाँ पे आर्ट फॉर्म और डांस नृत्य वगैरह पे भी फोकस किया जाता था। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि वो डेटी ऑफ नेचर की जो सील मिली है उसमें वो महिला जो है वो आपको एक योगिक पोज करते हुए दिख रही है, नेकेड महिला है, और उसकी वजाइना से जो है एक आप कह सकते हैं कि वनस्पति या प्लांटेशन जो फूल है वो निकल रहा है, फूल जो है वो फूल रहा है, इस तरह की वो इमेज है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या समझ में आता है कि वो महिलाओं की भी इज्जत करते थे, महिलाओं की जो वहाँ पे जो महिलाओं का स्तर था उनके समाज में वो बहुत अच्छा था, और वो महिलाओं को भी रेवर किया जाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से फेमिनिस्ट भी थे अपनी अप्रोच पे। ठीक है, तो उसको भी पूजा जाता था, नेचर की वो आराधना करते थे, ये बात हमको समझ में आती है। तो उस एक सील से दो चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। ठीक है, अब टेराकोटा की हम बात करते हैं तो उसमें इंक्लूड करते हैं आप काउस, बेयर, मंकी एंड डॉग्स भी थे इसमें। ठीक है, अगर आप एडिशनल फिगरीन्स की बात करते हैं तो इंडस रिवर पीपल वर बिलीव टू हैव क्रिएटेड नेकलेस, बैंग्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। मतलब वो गले में पहनते थे, सजने संवरने का भी शौक था भाई साहब, है ना, सजने संवरने का शौक था, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, बैंगल्स पहनते थे, हाथों में कड़े वड़े पहनते थे, सब कुछ पहनते थे वो। ठीक है, आपको ऑर्नामेंट्स और भी आपको ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई है। टाउन प्लानिंग की जैसे बात की मैंने आपको, तो टाउन प्लानिंग में आपको बता दूं कि पहली वेल प्लान्ड सिटीज़ थी जो इंडस वैली में पाई गई। ये तो हमने इतना सारा डिस्कशन कर ही लिया। सिटीज़ ऑफ सिविलाइजेशन वर प्लान्ड इन ग्रिड पैटर्न्स। ठीक है, कैसे पैटर्न्स में थी? ग्रिड में थी। मतलब ग्रिड मतलब क्या, ये समझे, ये राइट एंगल, ये तो मैंने गलत बता दिया थोड़ा सॉरी। मतलब आप ये मान लीजिए, ओहो ऐसा ऐसा, ठीक है, ग्रिड पैटर्न में थे। मतलब रोड जो थी वो राइट एंगल पे काटती थी, जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, चौराहा। ठीक है, तो चौराहा वहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, या जिसको आज की डेट में आप क्या बोलते हैं, आज की डेट में आप ऑक्सफोर्ड पैटर्न बोलते हैं ना, उस तरह की सड़कें हुआ करती थी। ठीक है, उसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मावल जो थे अर्बन प्लानिंग के, वो 1000 ऑफ ईयर्स ओल्डर देन द पीरियड ऑफ हेपेडेमिस ऑफ, अगर आप इनकी बात करते हैं ना तो इनको माना जाता है हेपेडेमिस ऑफ मिलेटस को माना जाता
जाता है फादर ऑफ यूरोपियन प्लानिंग का माना जाता है, ठीक है, यूरोपियन अर्बन प्लानिंग के फादर माने जाते हैं ये। पर इनसे कई हजार साल पहले हमारे जो लोग थे हड़प्पा में वो ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपको वो तो क्या है ना कि मैं जैसे बताती हूँ ना कि यूरोप जो है उसने हमारी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है। उनका बहुत सारा जो योगदान है, अगर आप बात करने पर आए तो हर जगह वो अपने बारे में अपनी बढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि इन्होंने ढूंढा था, पर ये सच्चाई है कि हम 4500 साल पहले से कर रहे थे। नाउ इंडस वैली की जो सिटीज़ थी वो रेक्टेंगुलर ग्रिड में थी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ईस्टर्न माउंट वेस्टर्न माउंट का फंडा आपके समझ में आ गया। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि वहां पे जो मेन स्ट्रीट्स थी वो नॉर्दर्न साउथ डायरेक्शन में थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। और सेकेंडरी स्ट्रीट्स जो थी, मतलब मेन जो सिटी की जो स्ट्रीट जाती थी वो किस में थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी। और सेकेंडरी स्ट्रीट जो जाती थी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में थी। मतलब आप ये सोचिए कि उनको आज की डेट में जो आप वास्तुशास्त्र और ये सब करते हैं, उनको उस टाइम पे डायरेक्शनल सेंस भी था कि आपको मेन स्ट्रीट कैसे बनानी है और डायगोनल स्ट्रीट्स वगैरह आपको कैसे काटनी है, ठीक है, ये चीज़ उनको मालूम थी। स्ट्रीट इंटरसेक्ट करती थी राइट एंगल पे, ये मैंने आपको बता दिया। मतलब क्या हुआ, आपको ये मालूम है कि आपको कहाँ पे है, चौराहा बन रहा है। ये प्रिसाइज पैटर्न जो है उस टाइम पे कहा जाता है कि हो सकता है रिलीजियस या एस्ट्रोनॉमिकल बिलीफ की वजह से हो, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ समझ में आती है, वो एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे। हड़प्पन स्ट्रीट जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात मानी जाती है बर्न्ड ब्रिक्स जो है वो हड़प्पा से जोड़ी जाती है। मतलब से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद व्हाट सिविलाइजेशन और विद सिविलाइजेशन कैन यू एसोसिएट बर्न्ड ब्रिक्स विद, सो यू नो इट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये चीज़ें वैदिक काल वगैरह में नहीं थी, ठीक है, ये आपको हड़प्पन में ही मिलेंगी। और इसको इजी मूवमेंट ऑफ ऑक्स कार्ट के लिए बोला जाता है। क्यों कहा जाता है कि भाई ये जो बर्न्ड ब्रिक से बनी हुई थी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उबड़ खाबड़ नहीं होगी, है ना, उससे बनी हुई है ब्रिक से, तो अगर ऑक्स कार्ट जा रही है तो उसमें लड़खड़ाएगी नहीं, ऐसी गड्ढे वड्ढे नहीं होंगे। तो आप सोचिए उनके अंदर सेंस ऑफ रोड कितना था, उनके अंदर मतलब ट्रैफिक सेंस कितना बढ़िया था कि आपको मालूम है कि स्मूथ रोड आपको चाहिए ऑक्स कार्ट को अगर आपको लेके जाना है, तो उनके लिए बर्न्ड ब्रिक्स का वो इस्तेमाल करते थे, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आप बात करते हैं तो चैनल्स जो थे वो रन करते थे डिस्पोजल ऑफ ड्रेनेज के लिए। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि कितने बढ़िया उनके चैनल्स जो थे वो रन करते थे, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक बाथ, एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक बाथ जो है वहाँ पे आपको बहुत आमतौर पे मिलेगा, स्पेशली द ग्रेट बाथ की जब मैंने जैसे बात की तो उसका एक डायमेंशन था जिसमें वो मिला था। आप बात कर सकते हैं कहाँ की बात कर रहे हैं हम, मोहनजोदाड़ो की, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मैंने बता ही दिया आपको, हर जगह का था। रनिंग वाटर जो था वो हर परिवार में हर घर में आता था। आज की डेट में नहीं आता भारत में भाई साहब रनिंग वाटर हर घर में, ठीक है। आज की डेट में हम इससे जूझते हैं कि पानी की टंकियाँ हैं रखते हैं और रनिंग वाटर जो है नहीं है। उस जमाने में उनका रनिंग वाटर आता था हर घर में, ठीक है। नीट ड्रेनेज सिस्टम होता था, अंडरग्राउंड वेस्ट वाटर सिस्टम था, जैसे मैंने आपको बता दिया। हाइजीन जो थी हड़प्पन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। डस्टबिन रखे जाते थे स्ट्रीट्स पर, ठीक है। और हर सिटी जो थी उसमें कम से कम एक ग्रेट बाथ जरूर होता था। और सबसे फेमस ग्रेट बाथ जैसे मैंने कहा कि वो मोहनजोदाड़ो में मिला था, ठीक है। आप इस तरह का कुछ इनका सेटअप देख सकते हैं। 2 मंजिला इमारतें हुआ करती थी उस जमाने में, 2 स्टोरीज घर हुआ करते थे, कोर्ट यार्ड हुआ करता था, सब कुछ हुआ करता था। बहुत एडवांस ग्रेनरीज होती थी जिसमें से 6 ग्रेनरीज एंड 2 रोज वर फाउंड इन हड़प्पा व्हिच वर बिल्ट ऑन द रेस प्लेटफॉर्म टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स, है ना। 6 ग्रेनरीज मिली हैं वहां से जो कि 2 रोज में बनी हुई हैं, ठीक है। और ये कैसी बनाई गई है, जैसे मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा ऊंचे उस पर बनाया जाता था ताकि अगर कोई फ्लड की या कोई आपातकाल की सिचुएशन हो तो कम से कम खाना जो है वो लोगों को मिले और वो इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो उनको ये मालूम था कि भैया खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बड़े साइंटिफिकली उन्होंने उसका निर्माण किया था। नाउ हाउसेस व मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग हैड सेंट्रल कोर्टयार्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि 2-2 के उसमें मंजिला घर हुआ करते थे। सेंट्रल कोर्टयार्ड हुआ करते थे। सेंट्रल कोर्टयार्ड मतलब बीच में आंगन जैसा होता था, उनके बीच में ऐसा घर के बीच में आंगन होता था और यहाँ पे पूरे में जैसे आप बोल रहे हैं कि आपके घर हुआ करते थे, मतलब ये तो मैंने गोल बना दिया, आप स्क्वायर समझ लीजिए, ठीक है। और एक्सेसिबल फ्लैट टेरेसेस हुआ करते थे। सबसे बड़ी बात क्या कि आप यहाँ पे छत पे भी जा सकते थे, मतलब सीढ़ियाँ फीढ़ियाँ सब थी उनके पास। 2 मंजिला घर बना रहे थे वो, उनको मालूम था कि छत वत का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, आप छत पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भी उनके पास था। और अगर आप बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज परहैप्स द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू हैव हाउसेस विद अटैच्ड बाथरूम। जैसे मैंने कहा कि अटैच्ड बाथरूम जो थे उनके पास अटैच्ड बाथरूम हुआ करते थे और एक्सेस था रनिंग वाटर का। तो आप
मैंने आपसे कहा था ना कि जब हम ये पढ़ेंगे तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि हमने 4,500 साल में क्या ही तरक्की की है खाक, मतलब वो हमसे कई ज़्यादा एडवांस थे हर मामले में, ठीक है। तो कई बार आपको, मतलब मुझे तो जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना ये, मतलब मैं 6th-7th क्लास में होंगी, तो मुझे तो एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ वो आने लगा था, मतलब इन्फीरियोरिटी फील टाइप आने लगा था इनको देख के, ठीक है। अब स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बाकी सब कुछ है, एक्सकवेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट को और हिस्टोरियंस को यहाँ पे आई है इनकी स्क्रिप्ट में। अब चक्कर क्या हुआ है कि इनकी स्क्रिप्ट जो है हड़प्पन्स की, ये बोला जाता है कि इनकी इंडस स्क्रिप्ट जो है इसमें सिम्बल्स होते थे, ठीक है। इस पर सिर्फ इनकी लैंग्वेज जो थी वो सिम्बॉलिक थी। अब इसमें चक्कर ये हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इनके सिम्बल्स बने हुए हैं इसमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, इसमें सिर्फ एक ये थोड़ा बहुत जो ये समझ में आ रहा है कि शायद ये इनने आदमी का फिगर बना दिया है, जैसे बच्चे बनाते हैं वैसे कुछ बना दिया, बाकी इनने लाइंस खींची हैं, ये क्यों है पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। इसके अलावा यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि एक महिला खड़ी हुई है और ये शायद 2 शेर हैं उसके आसपास जो खड़े हुए हैं। मतलब बेसिकली बात ये हो रही है कि सिम्बल्स तो फिर भी आदमी के समझ में आ रहे हैं, जो आप थोड़ा बहुत उनके बारे में स्टडी कर सकते हो, लेकिन इनकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, उसको कोई भी डिसाइफर नहीं कर पाया अभी तक। आपको इनका मतलब ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब सालों से लगे हुए हैं आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, लेकिन वो उसका मतलब निकाल नहीं पा रहे, कुछ भी आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे उसके, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा इनके बारे में इस वजह से पता नहीं चल पाता। कलेक्शन ऑफ रिटन टेक्स्ट ऑन क्लेस एंड स्टोन टैबलेट वाज अनअर्थड एट हड़प्पा, मिला हमको बहुत सारा, कार्बन डेटिंग की गई इसकी, तो हमें ये भी पता चला कि कम से कम ये 3,300 साल पुराना है, या आप मान सकते हैं 3200 BCE के आसपास का है, या 4,500 साल पुराना है, उससे भी पुराना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है, जैसे मैंने कहा कि कोई समझ नहीं पा रहा, इसमें ट्राइडेंट शेप्ड है, ठीक है, प्लांट लाइक मार्किंग्स हैं, ये सब कुछ मिला है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, इंडस स्क्रिप्ट जो है वो सजेस्ट करती है राइटिंग डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन इंडस रिवर सिविलाइजेशन फ्रॉम स्क्रिप्ट एम्प्लॉयड इन मेसोपोटामिया एंड एंशिएंट इजिप्ट, ठीक है। तो इनको बेसिकली वी आर नॉट एबल टू डिसाइफर द स्क्रिप्ट, और इसी वजह से अभी इंडस का राज जो है, बहुत बड़ा राज हमारे लिए बना हुआ है, हम पूरी तरह से ये रहस्य जो है, ये गुत्थी जो है हम सुलझा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर हमने उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लिया तो बाकी भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो अभी तक अंधकार में हैं, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी चीज़ें निकल के सामने आ जाएंगी। और माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि जितना अभी हमें पता है वो तो शायद मात्र 10% भी नहीं है, 90% अगर ये सब खुल जाए तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। The inscriptions are thought to have been primarily written from right to left, कहा जाता है कि राइट टू लेफ्ट लिखे जाते हैं खरोष्टी स्क्रिप्ट के जैसे, बट इट इज़ अनक्लियर वेदर दिस स्क्रिप्ट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट लैंग्वेज। अब ये भी बात जो है वो क्लियर नहीं है, कहा जाता है कि हो सकता है कि सिर्फ साइन लैंग्वेज हो, कंप्लीट स्क्रिप्ट है या नहीं है, कंप्लीट भाषा है या नहीं है, इसका भी नहीं पता है। रोसेटा स्टोन में, विदाउट अ रोसेटा स्टोन to use as a comparison with other writing system, the symbols have remained indecipherable to linguists and archaeologists। तो जैसे मैंने कहा कि linguist और archaeologist पूरी दुनिया के इसके ऊपर शोध कर रहे हैं, सालों से शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। और ये सबसे बड़ी चुनौती या सबसे बड़े चैलेंज के तौर पे देखा जाता है जब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से समझने की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिलीजन की। अब मैं रिलीजन आपको बताऊं कि हड़प्पा में कोई भी क्रिस्टलाइज्ड रिलीजन नहीं था, ठीक है। मतलब हड़प्पा को कहा जाता है कि मदर गॉडेस की मतलब गॉडेस अर्थ की जो है वो पूजा करते थे, या गॉडेस ऑफ नेचर की पूजा करते थे, जो कि फर्टिलिटी की देवी मानी जाती थी, है ना, डेटी ऑफ फर्टिलिटी की पूजा करते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि उस एक सील का, जिसको मैंने आपको बताया कि वो प्लांट निकल रहा था, तो उनको डेटी ऑफ नेचर एंड डेटी ऑफ फर्टिलिटी के तौर पर माना जाता था, ठीक है। तो फर्टिलिटी की वो पूजा करते थे। अब इसमें बात करते हैं इजिप्शियंस और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो उस टाइम पे इनके साथ में कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी, वो लैक करते थे। उनके अलावा मतलब वो बहुत ज़्यादा इंग्रॉस थे रिलीजन में, लेकिन इंडस वाली सिविलाइजेशन जो था बेसिकली रिलीजन के मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था, या आप कह सकते हैं कि रिलीजन को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जो है, या टेम्पल या प्लेसेस या पैलेसेस आपको नहीं मिलते। बहुत सारे जो एक्सकवेशन हुए, इतने सारे एक्सकवेशन में भी कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को जिसको आप ये कहें कि भाई ये स्थानीय वहाँ पे जो है वहाँ पे कोई मंदिर था, या कोई प्लेस ऑफ वर्शिप थी, या कोई महल था, इस तरह का कुछ भी नज़र नहीं आया है, ठीक है। जो आप कह सकते हैं कि कोई भी रिलीजियस राइट्स का आपको नहीं बताते, या स्पेसिफिक डेटीज़ के बारे में भी आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती, एक्सेप्ट फॉर दैट डेटी ऑफ फर्टिलिटी या डेटी ऑफ नेचर एंड पशुपति गॉड।
उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पता चलता, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग टेम्पल और एनी प्लेस और मॉन्यूमेंट। यही मैंने कहा आपसे कि कोई भी मॉन्यूमेंट, कोई भी बड़ा ऐसा महल, कोई भी प्लेस ऐसी कोई एकदम जिसको आप कहें कि भाई ये बहुत ही सिंबॉलिक प्लेस है फॉर द रिलीजियस राइट्स, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ग्रेट बाथ और ग्रेनरीज जो है इस तरह की चीज़ें मिली, सिटाडल्स मिले, लेकिन वो सब कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अनलाइक मोस्ट अदर कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हैव सम सेंट्रल मॉन्यूमेंट्स। आप इसमें कई बार बात कर लीजिए तो सेंट्रल मॉन्यूमेंट्स जो हैं आपको बाकी सारी सिविलाइजेशंस में मिले, इंडस वैली में नहीं मिला। लेकिन सम इंडस वैली सील्स शो स्वास्तिक का सिंबल, मतलब आपको मालूम है कि कई सील्स में आपको स्वास्तिक का सिंबल मिला है, ठीक है। कई सील्स हैं जिसमें आपको स्वास्तिक का सिंबल मिला है, जो कि बाद में अगर आप बात करते हैं तो जाके जोड़ा गया किससे, ये बाद में जाके जोड़ा गया हिंदुज़म से जोड़ा गया, बुद्धिज़्म से जोड़ा गया, जैनिज़्म से भी जोड़ा गया, ठीक है। लेकिन ये स्वास्तिक का सिंबल जो है ये मिला है आपको सील्स पर, ठीक है, ये आपको सील्स के ऊपर मिला है। लेकिन अभी आपको ये नहीं मालूम, ये माना जाता है कि हो सकता है कोई रिलीजियस चीज़ हो जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को डिनोट करती हो, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा अभी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। कोई भी चीज़ इसको आप कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रिसाइसली नहीं कहा जा सकता, ठीक है। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं, द एब्सेंस ऑफ एनी प्लेस और टेम्पल डिस्पाइट स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रेनरी एंड पब्लिक बाथ लेड हिस्टोरियंस टू बिलीव दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज एग्लिटेरियन वन। मतलब इसमें आपको क्या समझ में आता है कि आपको एक चीज़ समझ में आ जाती है कि जब भाई वो इतने एडवांस थे कि वो ड्रेनेज सिस्टम बना रहे थे, वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे थे, कवर्ड ड्रेन सिस्टम बना रहे थे जिसमें वो दुनिया भर की चीज़ें कर रहे थे, बड़े बड़े 2 मंजिला इमारत बना रहे थे, ग्रेट बाथ बना रहे थे, सिटाडेल बना रहे थे, वेस्टर्न माउंट, ईस्टर्न माउंट का कंसेप्ट उनके पास था, फोर्ट्रेस का कंसेप्ट उनके पास था, जब उनके पास गहने बनाने का था, मेटलर्जी का कंसेप्ट, ट्रेडिंग का कंसेप्ट था, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई ऐसी जगह या चीज़ नहीं मिली जिसको हम कह सकें कि प्लेस ऑफ वर्शिप थी, या कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिसको हम कह सकें कि ये महल था, तो वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, वो इनकम्पेटेंट थे, ऐसा नहीं था, वो हम नहीं ढूंढ पाए ऐसा भी नहीं था। इतनी सारी जब चीज़ें मिली किसी एक साइड से तो मिलता ना, अगर होता तो फाइनली इस नतीजे पे जो है वो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचे कि हम ये मान लेते हैं कि उनकी जो सोसाइटी थी बेसिकली एग्लिटेरियन सोसाइटी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिलीजियसली इंसीप्ड सोसाइटी नहीं थी। नाउ सील्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि तकरीबन 4000 सील्स जो हैं वो आपको अलग अलग साइट से प्राप्त हुई हैं, मिली हैं, ठीक है, एक्सकवेट हुई हैं। सील्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। शेप जो सील्स का था वो 2x2 का था, जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर सील्स होती थी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं सील्स पे, किसी पे ऑक्सन बना हुआ है, किसी पे हाथी बना हुआ है। जानवरों की बहुत इंपॉर्टेंस थी, ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जानवरों को पूजा जाता था, रेवा किया जाता था, तो सील्स पे भी आपको नज़र आ रही है, ठीक है। डायमेंशंस था और इनको कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, जैसे मैंने कहा ट्रेड के लिए और पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। कई लोग इसको जैसे अपन तावीज़ वगैरह पहनते हैं ना, एम्यूलेट्स के तौर पे उस पर भी करते थे, और कई लोग इसको आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे भी रखते थे, मतलब आप फला फला आदमी हैं, कहाँ से आए हैं, जैसे अपने पास आइडेंटिफिकेशन होता है ना आधार का या इलेक्शन कार्ड का, उस तरह से इनके पास सील हुआ करती थी कि हर आदमी की, हर व्यक्ति की, परिवार की या कुनबे की कुछ होता होगा इनका कंसेप्ट, जो सील होती होगी कि आपको जाके दिखानी होती होगी कि भाई मैं फला फला हूँ, फला फला जगह से आया हूँ, ठीक है। तो आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर भी सील्स को ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। Many Indus Valley seals also include the form of animals, with some depicting them being carried in the procession, while others showing chimeric creations. अब जब हम ये बात करते हैं तो एक्चुअली इसमें क्या है कि अलग अलग जो सील्स हैं वो अलग अलग चीज़ डिपिक्ट करती हैं। कुछ तो आपको दिखाते हैं कि एनिमल्स की सीधी सीधी फोटोज़ बनी हुई हैं, ठीक है, फोटोज़ मतलब इंस्क्रिप्शंस हैं। दूसरे में आपको दिखाते हैं कि कोई प्रोसेशन है जो चल रहा है, उसमें चीज़ें नज़र आएंगी आपको। अब कहीं जो है वो chimeric creations है, मतलब आपको मालूम है कि यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं तो आपको मालूम है आप माइथोलॉजिकल बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको क्या है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसको लोगों ने रिलीजन से जोड़ के देखा है, अलग अलग सभ्यताओं से जोड़ के देखा है, ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। जैसे एक सील आपको मिलती है मोहनजोदाड़ो में जो मिली है, जिसमें आपको आधा ह्यूमन है वो आधा बफेलो है, ठीक है, और वो लड़ किससे रहा है, शेर से। इस तरह की सील का डिपिक्शन है, ठीक है। तो इसमें आपको कई बार जो अलग अलग जो हिस्टोरियंस हैं उनके अलग अलग व्यूज़ हैं। उनका पहली चीज़ ये कहना है कि भाई इसको आप कहीं ना कहीं जोड़ के देखेंगे तो आप जैसे अलग अलग मैथोलॉजीज़ में ना, मेसोपोटामिया में या बाद में ग्रीक में उसमें आपको मालूम है मिथ्स से जुड़े हुए हैं। तो आपको ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे कि वो हाफ एनिमल है, हाफ ह्यूमन है, हाफ बफेलो है, हाफ ह्यूमन है, हाफ स्नेक है, हाफ लेडी है। तो इस तरह के आपको कैरेक्टर्स ग्रीक माइथोलॉजी में बहुत सारे मिलेंगे। तो अभी या तो ये जोड़ा जा रहा है कि भाई ये इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं, इससे
रिलेट करके देख सकते हैं, या फिर आप इसको कहते हैं कि इसमें एक और जो रेफरल आया वो आया कि आप इसको रेफरेंस मान सकते हैं सुमेरियन मिथ का, ठीक है, जिसमें आप बात कर रहे हैं मॉन्स्टर जो है वो क्रिएटेड है बाय उरुरु। ये एक एक्चुअली बहुत एपिक पोएम है जिससे लिया गया है, ठीक है, सुमेरियन अर्थ एंड फर्टिलिटी गॉडेस टू फाइट बेसिकली गिलगामेश से, ठीक है। तो एक एपिक पोएम है जो कि मेसोपोटामिया से बात मानी जाती है, एंशिएंट मेसोपोटामिया की है। तो अब इसको अगर अपन बात करने की कोशिश करते हैं तो उसमें कोई चीज़ सीधी तौर पर नहीं बोली जा सकती, ये सीधे तौर पर नहीं बोली जा सकती, ठीक है। इसका अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग देखने का नज़रिया है। अब कुछ का ये नज़रिया है कि भाई हो सकता है वो ये डिपेक्ट करना चाहते हो कि एक व्यक्ति जो है वो इतना ज़्यादा उसके अंदर पावर था या इतना ज़्यादा उसके अंदर जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ थी कि बिल्कुल बुल जैसी स्ट्रेंथ थी और वो टाइगर से भी लड़ सकता था, ठीक है। दूसरा इसका समझने का तरीका ये हो सकता है कि हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को पर्सोनिफाई कर रहे हो। तीसरा इसका एस्पेक्ट ये हो सकता है कि या तो वो ये दिखाना चाहते हो कि अगर एक व्यक्ति है, एक इंसान है, लेकिन उसके अंदर अगर आंतरिक शक्ति देखें तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा है कि वो अपने से बड़े जानवर से या अपने से बड़ी ताकत से भी लड़ सकता है, राइट। या फिर आप इसको कंप्लीटली एक देख सकते हैं, एक रिलीजियस सेंस में आप देख सकते हैं। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है वो हर हिस्टोरियन का, हर आर्कियोलॉजिस्ट का डिफरेंट है, राइट। तो इसमें अगर आपको ये समझना हो कि एक कोई नतीजे पर अपन आ जाए, कंक्लूसिव स्टोरी अपन ड्रॉ कर पाएँ, तो वो नहीं है, राइट। इसके अलावा जब मैं बात करती हूँ उसको नेक्स्ट इस पर बात करें अपन, दिस इज फर्दर सजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन हड़प्पन कल्चर। तो ये भी कहा जा सकता है कि भाई वहाँ से मेसोपोटामिया में आपका कुछ आपका वो हुआ, आपका एक्सचेंज हुआ, आपका ट्रेड हुआ और वहाँ से कोई सील आई होगी और आपको अच्छी लगी, आपको वो कंसेप्ट समझ में आया, या वहाँ पे आप इन्फ्लुएंस हुए उनके कल्चर से किसी चीज़ से और आपने यहाँ पे इस तरह की सील बनाई। तो आप इसको कहीं पे भी बहुत सारे एंगल से आप इस चीज़ को, स्टोरी को एनालाइज कर सकते हैं, राइट। नाउ द मोस्ट फेमस सील इज पशुपति सील। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट सील मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो मोहनजोदाड़ो में मिली, ठीक है। इस सील में अगर आप बात करते हैं तो एक आपको फिगर मिला है जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है सेंटर में, और उसके आसपास जो है वो एनिमल्स ने उसको घेर के रखा हुआ है, और वो भी एनिमल्स भी कौन कौन से, बहुत बड़े एनिमल्स हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को और फिजिकल स्ट्रेंथ को डिनोट करते हैं। मतलब एक साइड पे उसमें एलिफेंट है, एक में टाइगर है, टू द राइट फिगर है, राइनो है, बफेलो है टू इट्स लेफ्ट। तो आप बात कर रहे हैं कि आपको मालूम है, आप जितने एनिमल्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप एनिमल के मतलब आपको मालूम है राइट साइड पे उसके एलिफेंट एंड टाइगर है, दूसरे साइड पे राइनो एंड बफेलो है, और वो बीच में पालती मार के या बीच में सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है वो माना जाता है कि उनको भगवान के तौर पर पूजा जाता था, पशुपति को, और इसको एज अ पशुपति सील के तौर पर ही जाना जाता है, और उस पर बहुत सारे सवाल भी जो हैं वो बनते हैं। नाउ ट्रेड एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सिविलाइजेशन के, जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिंग होती थी, ये हमें क्लियर है। अब सिविलाइजेशन में इकोनॉमी अपीयर्स टू हैव depended significantly on trade which was facilitated by major advances in transport technology. Harappan civilization may have been the first to use wheeled transport, मतलब इनके पास आपको मालूम है चक्का जो था वो आ गया था, और व्हील जो है बहुत बड़ी शुरुआत मानी जाती है किसी भी सिविलाइजेशन में, क्योंकि एक बार आपके चक्के का निर्माण हो गया ना, पहिए का, तो फिर आपको मालूम है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आपको वो चीज़ जो है वो हमेशा आपको गति प्रदान करेगी, आप पीछे कभी नहीं आएंगे, राइट। तभी अक्सर व्हील को बोला जाता है एज अ सिंबल ऑफ प्रोग्रेस and form of bullock carts that are identical to those seen throughout South Asia today. उस टाइम पे बुलक कार्ट्स वगैरह, जैसे आपको मालूम है कि ऑक्सन्स वगैरह, ऑक्सन कार्ट, बुलक कार्ट चलती थी, तो उसके लिए उन्होंने बर्न ब्रिक्स की सड़कें बनाई हुई थी, तो आपको ये तो मालूम है कि व्हील्ड आ गया था, ठीक है। इट ऑल्सो अपीयर्स दैट दे बिल्ट बोट्स, उन्होंने बोट भी बनाई थी और वाटर क्राफ्ट बनाए थे, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है कि जब वो ट्रेड करना था और बाकी कंट्री से करना था तो वहाँ तो बुलक कार्ट से नहीं जा सकते थे वो, तो उनको क्या करना पड़ता था, उनको पानी के जरिए जाना पड़ता था। तो उनको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो चाहिए, और पानी के जरिए भी उनको कोई ऐसा वो चाहिए था, साधन चाहिए था जिसमें वो ट्रेडिंग कर सकें, मतलब जो उतना वजन उठा सके, जाहिर सी बात है। तो वो बोट्स बनाते थे या वाटर क्राफ्ट बनाते थे, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो हुई हैं उसमें ये चीज़ निकल के सामने आई है, जिसमें मैसिव और ड्रेज्ड कैनाल की बात हुई। जैसे मैंने कहा कि कैनाल वो बनाते थे, ऑब्वियसली आज की डेट में जितने विकसित कैनाल हम सोचते हैं शायद उतने नहीं थे, लेकिन बहुत विकसित कैनाल वो बनाया करते थे, जिसको आप डॉकिंग फैसिलिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे लोथल में, जैसे मैंने कहा कि डॉकिंग सिटी के तौर पे भी कहा जाता था, और वहाँ पे कोस्टल सिटी ऑफ लोथल में ये चीज़ मिली है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होती है। ट्रेड जो है इनका वो फोकस करता है ऑन इम्पोर्टिंग रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड इन हड़प्पन सिटी वर्कशॉप। अब इसमें बात क्या हो रही है कि जब हमने ट्रेडिंग रिलेशंस की बात की तो हमने एक बात समझ ली कि इनके जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे ये क्या करते थे, जो कि बाकी सभ्यताएं थी उनके साथ ये ट्रेड करते थे, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। उसमें से जो एक
आप कह सकते हैं कि किस तरह का इनका एक जो वर्किंग स्टाइल थी वो क्या थी कि इनको कच्चा माल जो होता था वो इनको बाहर से लेना पड़ता था, उसका प्रोसेसिंग का जो काम था ये अपने सिटी वर्कशॉप में करते थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस वजह से हमें और समझ में आता है क्योंकि आगे जाके जब इनकी डिक्लाइन हम पढ़ेंगे कि जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई, विलुप्त हो गई और दोबारा लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा इस बात को भी लेके बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है, बहुत ज़्यादा बातें आती हैं जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे अलग अलग, तो उसमें एक रीज़न जो है वो हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि बाकी जो ठीक है थ्योरीज जो बाकी चलती हैं कि विलुप्त कैसे हुए या क्लाइमेट चेंज थ्योरी या बाकी सब भी है, लेकिन वो दोबारा अगर ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरे 5 मिलियन लोग जो वहाँ पे रहते थे पूरे पूरे सब खत्म हो गए होंगे, सब मर गए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं, राइट। तो उसमें एक थ्योरी आती है कि अगर ये थे तो इन्होंने दोबारा सेटलमेंट क्यों नहीं किया या इन्होंने दोबारा शुरुआत क्यों नहीं की, क्योंकि कहा जाता है कि इनका जो वर्कशॉप था वो पूरा का पूरा काम करता था किस पे, रॉ मटेरियल पे जो ये बाहर से लेते थे, और क्योंकि इनका पूरा जो चैनल था ये पूरा डिस्ट्रक्ट हो गया, ये जो रॉ मटेरियल लाने का, मंगवाने का, या उनके पास आप कह सकते हैं कि फिर उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं रही, तो वो क्या हुआ, उनके पास दोबारा अपने आप को स्थापित करने की कोई जगह या कोई तरीका नहीं बचा, है ना। वो बिल्कुल पूरी तरह से, जिसको आप कहते हैं आज की डेट में अगर हम उसको समझें तो आप बैंकरप्ट हो गए इन अ वे, है ना। आज की भाषा में अगर हम समझें तो बैंकरप्सी वाली स्टेज आ गई उनकी कि पूरा जो बना हुआ आपका कारोबार था, जो बना हुआ सेटअप था, वो पूरा बिल्कुल ताश के पत्तों के महल की तरह नीचे आ गया, ढह गया। ठीक है, तो फिर उसको नए सिरे से बनाना बहुत मुश्किल काम था, तो ये कहा जाता है कि इस वजह से फिर वो पलायन कर गए वहां से और दक्षिण की तरफ चले गए। ये एक थ्योरी है। इस वजह से हमको ये समझना जरूरी है कि उनका ट्रेड रिलेशन कैसा था। तो बेसिकली वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते थे और अपने वर्कशॉप में उसमें निर्माण कार्य करते थे। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कौन सा इंक्लूड होता था, उसमें होते थे उनके मिनरल्स होते थे जो वो ईरान और अफगानिस्तान से लेते थे, लेड और कॉपर होता था जो कि वो बाकी पार्ट ऑफ इंडिया से ही मंगाते थे, जेड था जो कि वो चाइना से लेते थे, और सैडर वुड था जो कि फ्लोट डाउन करता था हिमालयन रिवर से कश्मीर के। तो आप ये सोचिए कि उनमें तब भी ये दिमाग था कि उनको मालूम था कि वो जबरन पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ट्रांसपोर्टेशन में, कि वो कश्मीर से जाएं और वो सैडर वुड लें और वो नीचे आए। वो ये सब करने की जगह वो क्या करते थे, वहाँ से गट्ठे बना के वहाँ पे वो नदियों में उसको बहा देते थे और वो नीचे अपने आप आ जाता था। ठीक है, और ये तरीका जो है मैं आपको बता दूं आज भी ट्रेडिशनल पहाड़ों में आज भी चलता है कि गट्ठे जो है आपको फ्लोट करने के उनकी जो आप कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन जो है, अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो चीज़ आज भी चलती है। जो बड़े बड़े जो लकड़ी के लॉग्स होते हैं उनको बांधा जाता है गट्ठे के गट्ठे और ऊपर से छोड़ दिया जाता है नदियों में और वो बह के नीचे आ जाते हैं। तो ये आज भी वहाँ का सबसे ईजी और सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका माना जाता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये चीज़ वहाँ से हड़प्पन टाइप से ये हो रही है। ठीक है, बाकी ट्रेड्स में अगर हम बात करते हैं तो टेराकोटा पॉट्स की बात कर लेते हैं, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, सिल्वर की, मेटल्स की, बीड्स की, फ्लिंट्स फॉर मेकिंग टूल्स। अब इनको ये जो टूल्स बनाने होते थे, मतलब जो बेसिकली अपने वर्कशॉप के लिए टूल्स बनाने होते थे, वो भी इनको कहाँ से मिलते थे, वो भी रॉ मटेरियल बाहर से लाते थे। ठीक है, सी शेल्स हो गए। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं पर्ल्स की या कलर्ड जेमस्टोन की, जिसमें लैपिस लज्यूली का मैंने आपको बताई दिया, और टर्कोइस की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनको बाहर से मिलती थी। अब टूल से मैं आपको बता दूं कि जब मैं बता रही हूँ आपको कि फ्लिंट्स ऑफ मेकिंग टूल्स, तो बेसिकली टूल्स मतलब क्या, नॉर्मली वर्कशॉप टूल्स जो है वो समझा जाता है, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी, हड़प्पन जो सभ्यता थी वो बहुत ही अर्बन सभ्यता थी। ठीक है, तो वो हंटिंग गैदरिंग टाइप के नहीं थे लोग, पहली चीज़, और दूसरी वो बहुत हॉस्टाइल नहीं थे, मतलब इन द सेंस वो बहुत ही आराम पसंद लोग थे, मेहनतकश लोग थे, लेकिन वो बहुत ही पीस लविंग लोग थे। वो कभी किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने का उनका कोई इतिहास सामने नहीं आता। ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि कोई आर्मी वगैरह वहाँ पे मेंटेन नहीं होती थी, राइट। तो आपको मालूम है कि जब हम टूल्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज अबाउट द टूल्स दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर देम इन देयर लाइफ स्टाइल, उन टूल्स की बात हो रही है। अब बाकी हम बात करते हैं कि इनका मैरीटाइम अगर ट्रेड नेटवर्क की हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे रन करता था। मैरीटाइम इनका जो ट्रेड नेटवर्क है वो बहुत एक्सटेंसिव था। जैसे मैंने कहा कि पहले सिर्फ समुद्र का रास्ता होता था जिसके ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। ठीक है, और बहुत सालों तक यही चीज़ रही, बहुत सालों तक, मतलब बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट तक भी अगर आप देखते हैं 18-19 सेंचुरी तक, 20th सेंचुरी तक भी यही हालात रहे कि बहुत बड़ा, और आज भी होते हैं कि जो बहुत बड़े जो बेड़े होते हैं वो समंदर से ही ले जाए जाते हैं। बहुत बड़े जो कार्गोज होते हैं वो कार्गो मूवमेंट के थ्रू ही, जो बड़े बड़े शिपमेंट्स होते हैं वो आज भी उन्हीं के थ्रू होते हैं, राइट। तो
उस ज़माने से अगर इसकी शुरुआत मानते हैं तो हड़प्पन समय से हो चुकी थी। अब ट्रेड नेटवर्क जो था वो कहाँ पे करता था काम, वो करता था हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच में। ये लोग क्या करते थे, ये बड़ी ट्रेडिंग होती थी जो कि मैरीटाइम ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। इसमें हड़प्पन सुइज और ज्वेलरी जो है वो बेसिकली आपको, और इस बात की पुष्टि कैसे हुई है, इस बात की पुष्टि ऐसे हुई है कि मेसोपोटामिया में आपको बहुत सारे वहाँ पे आपको हड़प्पन सील्स और ज्वेलरी मिली है, जिससे ये आपको समझ में आता है, बहुत ज़्यादा जब एक्सकवेशन वहाँ पे हुए तो मिली है, जिससे आपको ये समझ में आता है कि किसी तरह ये वहाँ से अगर यहाँ आई है तो ये आपको इस बात की तरफ इशारा करती है कि भाई इनके बीच में कोई ना कोई ट्रेडिंग रिलेशनशिप या पार्टनरशिप थी, ठीक है, मेसोपोटामिया में। जैसे अगर आप बात करते हैं मॉडर्न डे इराक, कुवैत एंड पार्ट्स ऑफ सीरिया, कौन सा हो गया ये, अगर मेसोपोटामिया का अगर पार्ट्स आप समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आज की तारीख का जो इराक है या कुवैत है या सीरिया है वहाँ पे वो मेसोपोटामिया हुआ करता था, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस सी ट्रेड ओवर बॉडीज ऑफ वाटर सच एज अरेबियन सी, रेड सी एंड पर्शियन गल्फ। अब कहा जाता है कि अगर हम इनकी रूट की बात करते हैं कि कहाँ पे होता था ये, तो आप इसमें बात कर सकते हैं कि ज़्यादातर जो होता था वो अरेबियन सी के थ्रू होता था। जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया का नक्शा अगर अपने दिमाग में बनाओगे तो सोचोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि अगर आप उस तरफ से वेस्ट साइड से आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कहाँ से होते हुए आओगे, आप अरेबियन सी से आओगे, अरेबियन सी से आओगे, उसके अलावा रेड सी आप क्रॉस करोगे, बिकॉज अगर आप ये बात कर रहे हैं सीरिया की, कुवैत की, तो यू आर अंडरस्टैंडिंग है वो किस किस क्षेत्र में है, ठीक है। और पर्शियन गल्फ की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लैंक वाटरक्राफ्ट की, दैट वाज इक्विप्ड विद सिंगल सेंट्रल मास सपोर्टिंग सेल ऑफ वोवन रशेज और क्लॉथ्स। अब इसमें जब आप बात करते हैं कि वो कैसा हुआ करता था, तो बेड़ा जो होता था बहुत सोफिस्टिकेटेड बोट्स या शिप्स, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कार्गो शिप्स, वैसी तो नहीं हो सकती थी, राइट। तो ये कैसे बनाते थे उसको, प्लैंक्स की बनाते थे, जो कि बहुत ही एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर अगर आप मानते हैं तो प्लैंक्स वगैरह की बनाते थे। और जिसमें आप यॉट बोलते हैं ना, जिसमें वो आप इस तरह का प्लैंक वगैरह आप बनाते हैं और उसमें यॉट रहती है, इस तरह का कुछ वो बनाते थे, ठीक है। मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर रहता था जिसमें प्लैंक्स को आपस में बांधे हुए प्लैंक्स रहते थे और उसके ऊपर वो करते थे, सी में चलाते थे उसको, ठीक है। तो कुछ इस तरह का उनका के शिपमेंट्स रहा करते होंगे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। एक वोवन क्लॉथ का वो यॉट या जिसको आप बोलते हैं कि ये परचम जो है वो बनाते होंगे और उसके थ्रू ये काम करते थे। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑब्वियसली नहीं हो सकता था, बट फॉर दैट टाइम एंड दैट एरा दे वर डूइंग दिस, इट वाज अ बिग डील। अब नेक्स्ट में अपन आ जाते हैं ड्यूरिंग 4300 to 3200 BCE, चालकोलिथिक पीरियड के दौरान, ऑल्सो नोन एज द कॉपर एज, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग हिस्ट्री के पीरियड होते हैं, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, बहुत सारी जो एज आती हैं उनको आपने अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री में, ठीक है। तो इसमें अगर हम चालकोलिथिक एज की बात करते हैं जिसको कॉपर एज बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या शो हुआ, सिरेमिक सिमिलैरिटीज हुई जो कि सदर्न तुर्कमेनिस्तान या नॉर्दर्न ईरान से मिलती हुई थी, ठीक है। जो बाद में एक्सकवेशन हुए उसमें आपको पता चलता है कि कुछ ना कुछ इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज हैं जो नज़र आ रही हैं वो मेसोपोटामिया के साथ तो थी ही, तुर्कमेनिस्तान जो है, सदर्न तुर्कमेनिस्तान जो है उसके साथ भी आपको सॉरी कुछ आपको सिमिलैरिटी नज़र आ रही हैं। तो तभी जब हमने कहा था कि अभी मैंने एक शॉर्टी नोट सीरीज़ पढ़ाया था जिसमें तुर्कमेनिस्तान के बारे में और तुर्कमेनिस्तान और इंडिया के रिलेशन के बारे में पढ़ाया गया था, तो हालांकि मैंने उसमें हड़प्पा का जिक्र नहीं किया क्योंकि हमने उसके बहुत बाद के रिलेशंस को हमने कंसिडर किया, तुर्कमान गेट और वहाँ से कंसिडर किया। लेकिन अगर आप देखते हैं तो कोई ना कोई ये बात मानी जाती है, हिस्टोरियंस मानते हैं कि इंडिया और तुर्कमेनिस्तान वगैरह का भी जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है, ये जितना वो डेटेड हमारी हिस्ट्री है उससे बहुत पहले से जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ चीज़ें आपको एक्सकेवेशन में और चीज़ों में वहाँ पे नज़र आया है। सिरेमिक सिमिलैरिटीज़ आपको शो हुई हैं, जिस तरह की जो बनावट जो सिरेमिक्स की वहाँ पे होती थी हमारे यहाँ में पाई गई है हड़प्पन एक्सकेवेशन में, कुछ ना कुछ उनमें कनेक्शन पाया गया है, ठीक है। आप अगर बात करते हैं अर्ली हड़प्पन पीरियड का, जो कि तकरीबन माना जाता है 3200 से लेकर 2600 BCE तक का, ठीक है। तो इसमें कल्चरल सिमिलैरिटी भी देखी गई है पॉटरी में, जिस तरह की पॉटरी बनाई जाती थी, जिस तरह की सील्स बनाई जाती थी, जो फिगरीन्स बनते थे, ऑर्नामेंट्स बनते थे, डॉक्यूमेंट्स जो कार्वन होता था, ठीक है, कैरावन ट्रेड होता था सेंट्रल एशिया और ईरानियन प्लेट्यू के साथ, उनके बीच में भी कोई ना कोई सिमिलैरिटी देखी गई है। तो इसके साथ आप ये कह सकते हैं, अब प्रॉब्लम ये हो रही है सबसे बड़ी बात कि हम इनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो इनकी रिटन स्क्रिप्चर है उसको हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे हैं तो हम एग्जैक्टली इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात जो हम सोच रहे हैं, हमारा अंदाज़ा जो है वो किस हद तक सही है। लेकिन जहाँ तक है लग रहा है कोई ना कोई कनेक्शन जो है, ये कहा है उनने हिस्टोरियंस ने कि 100% है। अब किस तरह से है, क्या है, वो एग्जैक्टली स्थापित नहीं हो पा रहा है, ठीक है।
अब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब हम डिक्लिनेशन की बात करते हैं कि डिक्लाइन कैसे हुआ है, द एंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप इसकी बात समझ लीजिए। लेटर या पोस्ट हरप्पन पीरियड की बात की कि 1800 BCE में सबसे बड़ा जो एक थ्योरी आती है वो आती है क्लाइमेट चेंज की और माइग्रेशन की, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की और माइग्रेशन की। अब माइग्रेशन और क्लाइमेट चेंज की जो थ्योरी आती है वो ये बताता है कि बेसिकली ये डिसअपियर होने लगी किस टाइम पे, अलॉन्ग विद द टू ग्रेट सिटीज जिसमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा थी। हड़प्पा लेंड्स इट नेम टू द इंडस वैली पीपल बिकॉज इट वाज अ सिविलाइजेशन फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड बाय मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट। ये तो आपको मालूम है ना कि मैंने आपको बता ही दिया कि बेसिकली जब हम इसको हड़प्पन सभ्यता बोल रहे हैं या हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन बोल रहे हैं तो हम क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली क्योंकि हड़प्पा जो था वो पहली ऐसी सिटी थी जो कि मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, ठीक है। इस वजह से हमने इसको पूरी सभ्यता का जो नाम है, जो पूरा एक्सकेवेशन का जो नाम है, जो पूरा जो एक्सकेवेशन जो ड्रिल हुआ था इनका, उसका जो नाम था वो हड़प्पन एक्सकेवेशन रख दिया गया था, ठीक है। तो वहीं से नाम जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आ गया, जो कि सिनोनिमस माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। अब इसमें एक और बात अपन मान लेते हैं कि अब ये जो थ्योरी आप बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की, जैसे मैंने कहा ये क्लाइमेट चेंज की जो थ्योरी है वो क्यों आ जाती है, क्योंकि सप्त सिंधु रीजन में था, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था इंडिया का। अब उसको अगर आप समझेंगे तो आप एक बात समझे कि जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ने इंडिकेट किया कि जो ट्रेड था मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, वो लार्जली इन मॉडर्न इराक सीम टू हैव एंडेड। अब हुआ क्या कि दो चीज़ें हुई, जैसे पहली चीज़ जो माइग्रेशन हुआ लोगों का, दूसरा था आपका क्लाइमेट चेंज थ्योरी। तीसरी बात जो बहुत बाद में समझ में आती है निकल के, मेसोपोटामिया के साथ ये जो था मेसोपोटामिया इनको बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बल्क मात्रा में क्या देता था, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, ठीक है। और वो आज देखिए इराक में है। ये किसी वजह से, किसी कारणवश ये जो है ये ख़त्म हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड बाथ्स ऑफ द ग्रेट सिटीज वो बिल्ट ओवर और ब्लॉक्ड। तो इसकी वजह से क्या हुआ, राइटिंग बिगैन टू डिस्पेयर एंड द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स यूज्ड फॉर ट्रेड एंड टैक्सेशन फेल आउट ऑफ यूज। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये ट्रेडिंग रिलेशनशिप ख़त्म हुआ बिकॉज ऑफ दी एक्स नंबर ऑफ रीजंस जो हमें नहीं पता, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया तो इनके जो वर्कशॉप्स थे वो स्टॉल पे आ गए, ठीक है, स्टॉल पे आ गए वो वर्कशॉप्स, ऑब्वियसली वो वर्क नहीं कर सकते थे। बहुत सारी चीज़ें जो थी जो उनके सिटी लाइफ में हो रही थी या उनका सिटी लाइफ का जो क्रियान्वयन था कार्य का वो रुक गया, ठीक है, कम से कम वो स्टैंड स्टिल पे आ गया। कुछ टाइम तक तो उन्होंने उसको चलाया लेकिन बाद में वो स्टैंड स्टिल पे आ गया, क्योंकि नया जब कोई माल नहीं आएगा तो कच्चा माल नहीं आएगा तो आप क्या बनाएंगे, आपका प्रोडक्शन रुक गया। प्रोडक्शन जहाँ पे रुक जाता है किसी भी सभ्यता में, आप देखते हैं अगर आप आज की तारीख में भी देखते हैं, अगर आपका प्रोडक्शन रुक जाता है तो आपकी इकोनॉमी घूमना बंद हो जाती है, ठीक है। मतलब आपके पास रखा हुआ जो खजाना है वो तो कुबेर का भी पूरा नहीं पड़ता। तो हुआ क्या कि जब इनका ये जब रुक गया, पूरा प्रोसेस रुक गया, तो उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारी तंगी, बहुत सारी बदहाली वहाँ पे आने लग गई होगी, है ना। हंगर जो है वो इंडेक्स बहुत बढ़ गया होगा, लोगों के पास खाने पीने की जो है वो किल्लत पड़ने लगी होगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होने लगी होंगी। और जाहिर सी बात है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो आपका रख रखाव जो होता है, रहन सहन जो होता है, उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो सिटीज़ में जिस तरह का आपका लाइफ रहा होगा या लाइफ स्टाइल रही होगी उस टाइम की, उसमें गिरावट आई होगी, वो एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद आप ये बात मान सकते हैं कि लोगों ने क्या किया होगा, जो छोटे लोग हैं जिनके पास पैसा है वो तो फिर भी एक तरह से कोशिश कर रहे होंगे कि किसी तरह से आप चला सकें, आप खींच तान के आप काम कर चल सकें। लेकिन कुछ लोग जो होंगे जिनके पास नहीं है वो क्या करने लगे होंगे, वहाँ से जाने लगे होंगे, छोड़ के कहीं और दूसरी जगह पे अपने काम काज के उसमें या कोई और तलाशने के लिए अवसर जाने लगे होंगे। जैसे आज के टाइम में होता है वैसे तब भी होता होगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे आपको मालूम है कि डेजर्टेशन जो है वो चालू हो गया। आपके ड्रेन जो बड़े बड़े आपके जो सिटाडल्स थे और जो आपका रख रखाव था बिल्डिंग्स का, बाथ्स का या रोड्स का, वो भी कहीं ना कहीं उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे जो सिटी का जो स्ट्रक्चर था वो बदलने लगा, स्वरूप जो है उसमें अंतर आने लगा, ठीक है। राइटिंग जो थी, कहा जाता है कि वो राइटिंग जो है धीरे धीरे वो भी डिसअपियर हो गई, ठीक है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट जो थे वो भी कहीं, फिर जब आपका काम ही नहीं चल रहा तो कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो क्या हो जाती है, धीरे धीरे रखे आप उसको देखेंगे तो धीरे धीरे ख़राब हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, यूज़ से बाहर चली जाती है तो ख़राब हो जाती है, राइट। तो इसी तरह आपके जो वेट्स थे वो धीरे धीरे आपके ख़राब हो गए, जो वहाँ पे जो भी आपके औजार थे, टूल्स थे, वो आउट ऑफ यूज़ चले गए, ठीक है। बाकी अगर आप बात करते हैं ट्रेड एंड टैक्सेशन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ यूज़ चला गया। तो धीरे धीरे एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें होती चली गई, है ना, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें लिंक थी वो होती चली गई। अब स्कॉलर्स की अगर हम बात मानते हैं तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत डिफरेंट थ्योरीज इस पर आई हैं, ठीक है। मतलब कोई भी एक स्कॉलर या कोई भी एक हिस्टोरियन, आप स्कूल ऑफ थॉट की अगर बात करते हैं तो सब लोग एक पेज पे नहीं है इसको लेके, सबकी अपनी अलग अलग थ्योरीज है। एक थ्योरी ये कहती है, दूसरी
दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप बात करते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ द हड़प्पास, उनका ये कहना है कि दो मोस्ट अप्रोप्रिएट कारण जो है वो आप कह सकते हैं, एक तो आर्यन इन्वेजन हो सकता है, थ्योरी है, और दूसरा वो कहते हैं क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि बहुत ही ओवरवेलमिंग मानसून आए होंगे तो क्लाइमेट चेंज हुआ होगा जिसके कारण हुआ है, और एक थ्योरी कहती है आर्यन इन्वेजन, एक थ्योरी कहती है आपका एंड ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो एंड ऑफ ट्रेड हमने समझ लिया कि उसकी वजह से आपकी सिटी लाइफ में परिवर्तन आया होगा। अब हम आर्यन इन्वेजन की अगर थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें मतलब ये है क्या कि आपको मालूम है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में ये रहते थे, जो सप्त सिंधु रीजन है वहीं पे आके आर्यंस बसे थे। ठीक है, तो अब इनका ये कहना था कि हो सकता है आर्यंस आए हो, और आर्यंस क्योंकि आपको मालूम है अपने आप को सुपीरियर रेस कंसिडर करते थे, और आर्यंस जो थे वो योद्धा भी थे। ठीक है, तो उन्होंने, आप एक तरह से कहा जाता है कि हो सकता है उनकी आने की वजह से ये माइग्रेट कर गए हों। हालांकि बहुत ही इम्प्रॉबेबल थ्योरी है, इसको बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की थ्योरी के तौर पे नहीं देखा जाता। ठीक है, एक चीज़ है कि कोइंसाइड हो सकता है आर्यंस का आना उसी समय पे, लेकिन ये सिर्फ एक मेयर कोइंसिडेंस के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि वो एरिया डिजर्टेड था, ये डिजर्टेड होने लगा था तब जाके वहाँ पे आर्यन सेटल हुए, ये भी एक थ्योरी बोलती है। ठीक है, दूसरी अगर जो बात मानते हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी मानी जाती है वो है आपकी क्लाइमेट चेंज की थ्योरी। सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी क्लाइमेट चेंज की थ्योरी मानी जाती है, क्योंकि कहा गया कि वहाँ पे पहले अपन क्लाइमेट चेंज की, वहाँ पे क्योंकि आपको मालूम है सप्त सिंधु था तो 7 नदियाँ बहती थी उस रीजन में, और ये कहा गया कि इतने ओवरवेलमिंग मानसून आए कि उसकी वजह से पूरी की पूरी जो खाड़ी है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। इतने भयानक वहाँ पे मानसून और बरसात हुई, जिसको कहते हैं बादल फटने जैसी घटनाएं हुई, इतना ज़्यादा मानसून आया कि पूरी की पूरी जो शहर है वो तहस नहस हो गया। ठीक है, अब हम पहली थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो हमने ट्रेड वाली थ्योरी हमने पढ़ ली है, आर्यंस के इन्वेजन थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, जो कि मानी जाती है 1800 से 1500 BC तक। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप कह सकते हैं, उनको कहा जाता है, हो सकता है कि ये इन्वेजन के कारण हो। एक थ्योरी जो है ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो है मॉर्टिमर व्हीलर की, और नोमैडिक इंडो यूरोपियन ट्राइब कॉल्ड द आर्यंस सडनली ओवरवेल्म्ड एंड कॉन्कर्ड द इंडस वैली थ्योरी। इसमें कई बार ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो किसने दी थी इंडस रीजन की। अगर आप बात करते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर ने दी थी, और उनका ये कहना था कि आर्यंस आए, बाहर से आए और वो सेटल हो गए यहाँ पे, एक इंडो यूरोपियन ट्राइब थी, यहाँ आके सेटल हो गई, और सडनली उन्होंने इतनी ओवरवेलमिंग नंबर में वो यहाँ पे आए, और इतनी ओवरवेलमिंग उनकी पॉपुलेशन थी और उनका बिहेवियर था, और उन्होंने फाइनली पूरा का पूरा जो है वो इंडस वैली को जीत लिया। कॉन्कर्ड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर। ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको जीत लिया। जीतने का मतलब क्या है, मीन्स उनका कोई कॉम्बैट होगा आर्यंस का, किसके साथ, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के साथ, और फाइनली उनने इसको डिफीट किया और उसको कब्जा कर लिया या जीत लिया। ठीक है, लेकिन हमारी जो थ्योरी है, जो अभी तक हमने हड़प्पन के बारे में पढ़ा है, वो ये है कि हड़प्पन लोग जो थे वो बहुत ही पीस लविंग लोग थे, वो मार पी काट में या जंग में या लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे। तो एक थ्योरी ये भी कहती है कि जब आर्यंस आए बहुत ओवरवेलमिंग नंबर में, इनको समझ में आया कि भाई इसको विथस्टैंड नहीं किया जा सकता, तो वो अपने आप ही स्टेप बैक कर गए। ये भी एक थ्योरी बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी जो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबल थ्योरी मानी जाती है क्लाइमेट चेंज की थ्योरी, जो कि 1800 से 1500 BCE तक की मानी जाती है। इसमें अगर आप देखते हैं तो स्कॉलर सजेस्ट करते हैं कोलैप्स ऑफ हड़प्पन सोसाइटी रिजल्टिंग फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज। अब इसमें आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ एक्सपर्ट मानते हैं कि एक रीज़न क्या है, एक रीज़न ये है कि ड्राइंग ऑफ द सरस्वती रिवर। ठीक है, आपको मालूम है आज भी जब हम बात करते हैं गंगा यमुना सरस्वती का, तो हम बात क्या करते हैं सरस्वती नदी का, लेकिन हम बात करते हैं कि वो विलुप्त है ना, उसको हम कहते हैं कि वो ड्राइड अप है या विलुप्त नदी मानी जाती है उसको। तो ये कहते हैं कि इस टाइम पे सरस्वती जो थी वो बहुत बड़ी, आपको मालूम है कि रिवर थी, लेकिन ये इंडस वैली के टाइम पे हम उसको विलुप्त इसलिए नहीं मान सकते, ये कंसेप्ट इसलिए थोड़ा सा गलत समझ में आ रहा है, ड्राइंग अप ऑफ द सरस्वती रिवर, क्योंकि जब आर्यंस आए, जब आर्यंस ने आके, आर्यन जाहिर सी बात है इस पीरियड के बाद आए, तो वैदिक काल जब हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम है कि सरस्वती नदी उनके टाइम पे, जब ऋग वैदिक पीरियड आता है जो कि 1500 से 1000 BC के आसपास का पीरियड माना जाता है, उसमें सरस्वती नदी सबसे इंपॉर्टेंट नदी के तौर पे मेंशन होती है ऋग्वेदास में। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है बेसिकली ये अपने आप में गलत थ्योरी लगती है, क्योंकि अगर ट्राई तब हो जाती सरस्वती नदी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही थी, तो फिर आर्यंस उसके बारे में इतना ज़्यादा गुणगान क्यों करते अपने ऋग्वैदिक में उस पीरियड में। ठीक है, तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड आया उसमें सरस्वती नदी के ऊपर बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरी जो है ये गलत लगती है। ठीक है, अब इसको हम बात कर लेते हैं
which was the main cause of climate change। बाकी आप जो एक प्रोबेबल थ्योरी है, ये हालांकि एक स्कॉलर ने थ्योरी दी है, ब्रिटिश स्कॉलर है जिसने थ्योरी दी है, कभी सरस्वती नदी जो थी वो रिवर जो है वो ड्राई अप होने लगी थी और ये हो गई थी 1900 BC तक, जो कि मेन कॉज माना जाता है क्लाइमेट चेंज का। लेकिन दूसरी थ्योरी जो बोली जाती है वो ये बोली जाती है कि ग्रेट फ्लड्स, और ये ज़्यादा और सबसे प्रोबेबल और सबसे जिसको माना जाता है सटीक थ्योरी, जिसको आप मान सकते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है, ग्रेट फ्लड माना जाता है कि उस एरिया में आया। अब आपको मालूम है कि जब अगर हम नक्शा निकालते हैं, अगर आपको मैं नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का नक्शा निकालूं तो उसमें 7 नदियां बहती थी, ठीक है, 7 नदियां उसमें बहती थी। एक इंडस थी, चिनाब थी, सरस्वती थी, उसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो रावी थी, 7 नदी, सतलज थी, तो 7 नदियां वहां पे बहती थी, राइट। और ये बोला गया कि वहां पे, और आपको मालूम है जब एरिया की हम बात करते हैं तो वो कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट पे, मतलब कहाँ पे, आज की डेट में जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहां पे। तो आपको मालूम है पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो यू नो व्हेन इट रेन्स ओवर देयर इट डजंट रेन एट पोर्स, जैसा कहा जाता है ना, मैं बार बार बोलती हूँ। तो वहाँ पे जब वो नदियाँ बहीं और वहाँ पे जब बादल फटने की घटनाएं हुई होंगी, तो ये जितनी 7 नदियाँ हैं उन सब का जो स्तर है पानी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। और आपको मालूम है कि जितने भी सिविलाइजेशन हैं, जितनी भी आप बात करते हैं शहरों की, जो भी कहीं पर भी बसे हुए हैं, अगर आप कुछ बात कर लेते हैं हरियाणा की या गुजरात की, राजस्थान की, उनको अगर हम कुछ चीज़ों को, अगर हम स्पॉट्स को छोड़ दें, तो बड़े जितने भी सेटलमेंट थे वो वाटर बॉडीज़ के साइड में ही थे, वाटरवेज के साइड में थे, ठीक है। उसमें से अगर आप बात करते हैं तो अगर आप बात कर लें हड़प्पा की, अगर आप मोहनजोदाड़ो की बात कर लें, तो आपको मालूम है कि आप रावी नदी के, इंडस नदी के किनारे स्थित ये शहर थे। अब जब इन नदियों में बाढ़ आई होगी तो वो इतनी भयानक, इतनी भयावह बाढ़ होगी कि वो पूरे के पूरे जो शहर हैं, पूरे का पूरा जो दुआब है, प्लाट्यूज हैं, डेल्टाज हैं, वो पूरे ओवरफ्लो हो गए होंगे वाटर से, और उसने पूरा का पूरा एरिया को साफ कर दिया होगा। ये बात मानी जाती है, ये सबसे कंसीवेबल थ्योरी मानी जाती है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा और इसी कारण सब कुछ खत्म हो गया होगा। एनी मेजर एनवायरमेंटल चेंज सच एज डिफॉरेस्टेशन, फ्लडिंग और ड्रॉट ड्यू टू द रिवर चेंजिंग कोर्स कुड हैव हैड डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन हड़प्पन सोसाइटी। अब इसमें आप बात मान सकते हैं कि उसमें एक और चीज़ बोली जाती है कि ये रिवर जो है कि इनका जो कोर्स है इंडस रिवर का वो चेंज हो गया होगा और इतनी बाढ़ होगी, इतना ज़्यादा पानी होगा जितना हम आज की डेट में इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिसमें आप कहते हैं कि बिल्कुल नदियों ने अपने बांध जो है पूरी तरह से तोड़ दिए होंगे और अपना कोर्स चेंज कर दिया होगा। और अगर इसमें की कोई घटना होती, कोई भी इन्वायरमेंटल घटना होती है, भले ही अगर वो उसके बाद आप कहिए कि नदियाँ जब बाढ़ आके चली जाती है तो आपको मालूम है उसके बाद पूरा जब पूरा वहाँ का स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब तो चलिए तहस नहस हो ही गया होगा। जो लोग हैं वहाँ पे, आपको मालूम है वहाँ पे उसके बाद क्या फैलती है, महामारी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जो हमें डर होता है फ्लड्स आने के बाद हमें सबसे ज़्यादा डर होता है महामारी का, ठीक है। तो महामारी उसके बाद कहा जाता है कि फैली होगी और जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे दिक्कत हुई होगी। लोगों के पास खाना जो है, आपका अनाज, ग्रेनरी, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। लोगों के पास खाना नहीं होगा, भुखमरी की समस्याएं बढ़ गई होंगी, महामारी फैल गई होगी, स्टारवेशन होगा, आपके मालूम है कि डिजीज़ेस जो हैं बहुत ज़्यादा फैल गई होंगी। और आपके पास उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा कोई मेडिकल एडवांसमेंट तो था नहीं कि आप महामारी, आज की डेट में हम महामारी से नहीं उलझ पा रहे, आज की डेट में हम उससे नहीं निपट पा रहे। पूरा का पूरा इतनी मेडिकल एडवांसमेंट, इतनी साइंस की तरक्की के बाद कोविड की अगर हम देखते हैं कि जो उसका जो उसका मोर्टेलिटी रेट देखते हैं हम कोविड का, तो कितना ज़्यादा हाई है। तो उस ज़माने में जब कोई बहुत ज़्यादा आपके पास कोई मेडिकल एड नहीं था, तो महामारी फैली होगी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी जो जनसंख्या है उसमें ख़त्म हो गई होगी, ठीक है। स्केलेटल एविडेंसेस अगर हम बात करते हैं तो वो सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो मलेरिया से उनकी जान गई, ठीक है, जो कि मॉस्किटोज से आए। और मॉस्किटोज वगैरह ये सब कब की बात करते हैं, अब हड़प्पन में हम किसकी बात करते हैं कि हाइजीन वो बहुत मेंटेन करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ये जब हम बात करते हैं तो उससे एक चीज़ समझ में आती है कि मॉस्किटोज ज़्यादा कहाँ होते हैं, रुके हुए पानी में, ठीक है। रुका हुआ पानी मतलब कब, कि जाहिर सी बात है कि जब फ्लड आए होंगे और फ्लड के बाद वो पानी की निकासी नहीं हो पाई होगी, है ना। आपको मालूम है आफ्टरमैथ ऑफ द फ्लड जो होता है उसमें महामारी फैलती है। तो एक वन ऑफ द रीजंस ये समझ सकते हैं आप। दिस ऑल्सो वुड हैव कॉज्ड अ ब्रेकडाउन इन द इकोनॉमी। इससे आपको मालूम है इकोनॉमी में ब्रेकडाउन आया होगा, ब्रेकडाउन इकोनॉमी में ट्रेड से भी आया होगा। दैट वाज ऑल्सो वन ऑफ द एडेड रीजन, ठीक है। सिविक ऑर्डर जो है अर्बन एरियाज का वो पूरी तरह तहस नहस हो गया होगा। तो ये बात इसकी थ्योरी को उसको माना जाता है। और दूसरा जो है वो सजेस्ट करता है बाय 1800 BCE का कि इंडस वैली का जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो गया होगा, ठीक है। दूसरी थ्योरी जो है क्लाइमेट चेंज की वो ये कहती है वो शायद बहुत ठंडा हो गया होगा और ड्रायर हो गया होगा, जिसमें आप बात कर सकते हैं
कि उसने क्या किया होगा, टेक्टोनिक इवेंट्स हुए होंगे जिसके कारण क्या हुआ होगा, आपको मालूम है घाघर हाकरा रिवर सिस्टम जो है वो गैंजेस प्लेन की तरफ मुड़ गया होगा। ठीक है, ये माना जाता है कि एक और थ्योरी है कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। और इसमें कहा जाता है कि इसकी वजह से इसमें हड़प्पन्स जो हैं वो धीरे 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 गंगा बेसिन की तरफ माइग्रेट हो गए ईस्ट में, और वहाँ पे जाके आइसोलेटेड विलेजेस में, अलग अलग टुकड़ियों में, छोटे छोटे विलेजेस में और दूर दूर जाके सेटल हो गए, एक साथ वो आके बनचन सेटल नहीं हुए। हालांकि ये भी थ्योरी जो है ये गलत मानी जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब लोगों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ये समझ में नहीं आता कि जब जो लोग वहाँ पे जाके सेटल हुए और चलो वो ईस्ट भी चले गए, लेकिन जब वो इतनी एडवांस सभ्यता थी, वहाँ के लोग इतने एडवांस थे, सभ्यता कैसे एडवांस होती है, लोगों से, राइट। लोग अगर आपके जो है वो फॉरवर्ड होंगे, मॉडर्न होंगे, तो सभ्यता मॉडर्न होगी, सीधी सीधी सी बात है, राइट। तो अगर वो लोग वहाँ पे ईस्ट में जाके सेटल भी हो गए, तो ऐसा कैसे हुआ कि ये लोग जो है ये नोमैडिक लाइफ में, ये रूरल लाइफ में चले गए और उन्होंने दोबारा बिल्टअप करने की कोशिश नहीं की, या ये साथ में जाके सेटल नहीं हुए। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर। तो ये थ्योरी भी थोड़ी सी डगमगाई हुई सी लगती है। हालांकि जैसे मैंने आपको कहा वो मॉस्किटो से और मलेरिया से मरने वाली जो बात है, उसमें आपको मैं बता दूं कि ऐसे 54 अर्न्स जो हैं बरामद हुए हैं, जिसमें आपको स्केलेटन या रिमेन्स मिले हैं, मॉर्टल रिमेन्स मिले हैं। मतलब आपको मालूम है हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ऐसा भी मिला है कि आपको डोंकी तक के रिमेन्स मिले हैं, ठीक है। और ये जो अर्न्स मिले हैं आपको, इसमें स्केलेटन्स मिले हैं, आपको इसमें हड्डियाँ मिली हैं, इसमें जो लास्ट रिमेन्स हैं वो आपको मिले हैं अर्न्स में, मतलब अर्न्स बड़े बड़े उसमें मिले हैं आपको, ठीक है। तो ये भी समझ में आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोध किया गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं। बट वट एवर द रीजन बी, द एविडेंस दैट आफ्टर अराउंड 1700 BC मोस्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस हैड बीन अबैंडन्ड। अब जो भी रीज़न होगा, ये हम इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या मतलब बड़े बड़े हिस्टोरियंस, बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट उसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात इससे तय हो रही है कि 1700 BCE तक कुछ भी वजह रही हो, 1700 BCE तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो बड़े बड़े जो स्टैब्लिशमेंट थे, बड़े बड़े जो शहर थे, वो पूरी तरह से डिजर्टेड हो गए थे, लोग उनको छोड़ के जा चुके थे। वहाँ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस ख़त्म होने की कगार पे था और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। वहाँ पे पूरी तरह से जो शहर हैं वो अबैंडन कर दिए गए थे, ठीक है। इसके साथ हम एंड पे आ गए हैं, हमने पूरा कर लिया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें इस पर समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, बहुत सारे नाम हमने ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। तो कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आपको क्या करना है, दोबारा एक बार जाके उसको पढ़िए, आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। हमारा इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम भविष्य बनाना चाहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने शुरुआत कहाँ से की है, ताकि आप आगे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे हिस्ट्री में, वो चीज़ें आपके लिए सेंस बनेंगी, ठीक है। वो आपको सेंस बनाएंगी। आपको हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग ही वैसे आती है कि आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। अगर आप बीच बीच में से उठा के पढ़ेंगे ना हिस्ट्री, तो आपको पल्ले नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे magnetbrains.com। इसमें जाइए, इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। इसमें आपको मालूम है कि हमारे जितने भी कोर्सेज चलते हैं, K12, ओलंपियाड, NTSC, CUET, सब कुछ मिलेगा। इसमें ओलंपियाड पे जाके आपको यहाँ पे आना है, वॉच नाउ पे आप जाएंगे तो इस तरह का पेज ओपन होगा, ठीक है। जितने वीडियोस हैं सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में हैं। इसको आप स्क्रॉल अप करेंगे, आपको जो भी वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। जहाँ पे भी वीडियो देखना है आपको, आप उस पर मार्किंग कर सकते हैं, आगे का देखना चाहें नंबर आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जो है यूट्यूब पे भी होता है। यूट्यूब पे तो आपको मालूम ही है कि हमारा चैनल है, उसमें प्लेलिस्ट होती हैं। रेगुलर अपडेट्स जो है आपको कहाँ मिल जाते हैं, आपको कोई FB पे मिल जाते हैं, और आपको कहाँ मिल जाते हैं, इंस्टा हैंडल पे भी मिल जाएंगे, तो दिक्कत नहीं है। अब हिस्ट्री चालू किया है हमने, तो हिस्ट्री में अब हम धीरे धीरे करके पूरी हिस्ट्री हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे लिए हैं हम वैसे कवर करेंगे, ताकि हमारे जो एग्जामिनेशन के हिसाब से हम उसको कवर कर लें, ठीक है। बाकी अपन जो है, बाकी करंट अफेयर्स में अपन साथ में चल ही रहे हैं, GK अपना साथ में चल रहा है, लाइफ स्किल चल रही है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। IGKO के लिए अपन कंप्लीटली इतनी पढ़ाई कर लेंगे कि अपना IGKO का एग्जामिनेशन बिल्कुल फुल ऑन सही होगा, ठीक है। बाकी व्हाट आई नीड टू टेल यू इज कि जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करते हुए चलो, ताकि अभी MCQs वगैरह जो होंगे उसमें आपको हेल्प मिले। और तो बाकी सब बढ़िया है। बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से वो कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्कूल की पढ़ाई अच्छे से कीजिए, IGKO साथ में करते रहिए साइमल्टेनियसली, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच।